आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का टॉपिक शुरू करूं इससे पहले एक सेकेंड। दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि जो भी हम फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर्मेट जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कॉमन फॉर्मेट में आपसे शेयर करूं। दूसरा कि जो जिनके अंडर में है ना, क्योंकि अपने गाइड से भी आप इस फॉर्मेट को चेक कराएंगे, क्योंकि कई बार गाइड के दिमाग में अलग ब्लूप्रिंट चल रहा होगा, है ना, आपके काम को लेके, आपके टॉपिक को लेके। तो वो कुछ अलग तरीके से उसने प्लानिंग की होगी या उसने रिसर्च फ्रेमिंग किया होगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम गाइड से भी एक बार कंसर्न या डिस्कस करें कि ये जो फॉर्मेट है ये क्या एज इट इज ठीक बैठता है क्या। तो ये कोई मतलब मैं इस तरीके से यूनिवर्सल ऐसा नहीं दे रहा हूं कि ये हर जगह फिट बैठ जाएगा। खासकर ये एक्सपेरिमेंटल का जो टॉपिक का फॉर्मेट मेरे सामने अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। बाला सर मेरे को परमिशन दीजिए, इसमें आप ही कर सकते हैं ऐसा बता रहा है। सो जो मैं यहाँ अभी शेयर कर रहा हूँ वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कल, मतलब हम लोग मिले भी थे ऑलरेडी। तो वो तमाम बातें हमने देखी थी। तो ये फॉर्मेट है। आप शेयर कर सकते हैं, है ना। यस। सो यहाँ आप ये देखिए, ये वो फॉर्मेट है जो हमने कल डिस्कस किया था। इसको शुरू करूं फिर से या यूं कहूं आगे हम लोग बढ़ें उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव या थियोरेटिकल जो हमारे काम हैं उन थियोरेटिकल काम को किस तरीके से हम लोग देखेंगे, किस तरीके से उनका चैप्टराइजेशन होगा। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल का तो जो सरदर्द था हम लोगों ने उसको झेल लिया है और वो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको शॉर्ट आउट भी किया है। दो तीन लेक्चर हम लोगों ने इसी पर किया है और मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को अभी भी रिसर्च प्रपोजल में लिखने में समस्या आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनके बेसिक या फंडामेंटल नॉलेज की कमी का होना हो सकता है कि वो कम है। तो हमें अपना थोड़ा सा बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपना बेसिक भी थोड़ा सा जानना है, समझना है। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जहां पर टेक्निकल क्वेश्चंस हो हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस को ही लेके आगे चलेंगे, है ना। जैसे अभी कल के सेशंस में, परसों के सेशंस में हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि चीजें वही रिपीट हो रही हैं, मींस वही पूछा जा रहा है जो मैंने पहली क्लास में बताया, उससे पहली क्लास में। तो ये ना करें, है ना, क्योंकि जहां ऐसा लग रहा है कि ये चीजें अंडरस्टूड हैं या हम थोड़ी सी मेहनत करके इधर उधर की किताबों से या यहाँ वहाँ के पेपर से पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करें थोड़ा सा आप अफर्ट करें, है ना। मास्टर्स में है तो हमारा थोड़ा सा प्रयास ये होना चाहिए कि अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ा लें, है ना। सब कुछ कई बार बना बनाया नहीं मिल जाता है ना। सब कुछ है तो हमें कुछ न कुछ पकाना पड़ेगा। और हम तो केवल आपको यहाँ पे कुछ हिंट देने आए हैं, कुछ छोटा सा गाइडेंस देने आए हैं। तो जहां आपको भी ऐसा लगे कि हाँ ये बेसिक या फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस हैं, ये हमारा क्लियर नहीं, तो प्लीज हमसे मत क्लियर करें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ऑलरेडी क्लियर करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेशन इसी पे हो गए हैं। तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आप खुद क्लियर कर लें, है ना। क्योंकि हम फंडामेंटल क्लियर करने बैठेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। सारे लोग यहाँ पे होते हैं, सब अपना अपना समय खर्च करके बैठते हैं और हाथ में कुछ ना आए, है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। और मुझे भी चूंकि पिछले तीन सेशंस तो मैंने ले लिए, है ना। तीन सेशंस के दौरान मैंने इतना महसूस किया कि
जो मुझे भी देना था वो भी मैं बहुत सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया, जो कि फंडामेंटली क्लियर करता रहा लोगों के, है ना। तो फाउंडेशंस आप लोग उस तरीके से क्लियर करिए, हम लोग केवल टेक्निकल फ्रेमिंग की बात करेंगे, ठीक। सो अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कोशिश ये सभी की रहेगी, जो डिस्क्रिप्टिव वाले भी हैं या जो थ्योरेटिकल वाले भी हैं, एनालिटिकल स्टडी है, वो लोग भी ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कि कई बार चैप्टराइजेशन में कुछ आपको भी समझने को और सुनने को मिले, है ना। जरूरी नहीं है कि ये जो चैप्टराइजेशन आपके लिए फॉलो होगा, फिर भी जहां मुझे लगता है कि ये थियोरेटिकल के लिए रहेगा तो मैं कह दूंगा कि ये चैप्टर 1 थियोरेटिकल के लिए है, ऑलरेडी मैंने कह रखा है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आगे के जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 चैप्टर 4, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या वो दोनों के लिए हैं, मींस जो थियोरेटिकल काम कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, दोनों के लिए हैं क्या। तो ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, और कुछ मैं वेबसाइट्स और कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। तो थोड़ा सा आज बड़े पेशेंस के साथ, और ये आज इस तरीके की लास्ट क्लास है ना, और ऐसी क्लास में फिर दोबारा कभी होगा तो मैं जब मेरे ऊपर होगा, जब मेरा समय ठीक ठाक होगा, समय होगा तो फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो इसको इस तरीके से मनस्थिति के साथ अटेंड करिए कि अभी इसी में जितना सीखना है इसमें सीखें, और फिर उसके बाद आप भिड़ जाइए, शुरू कर दीजिए काम अपना, ठीक है। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 1 की बात कर ली थी, किस तरीके से जब आपको थीसिस लिखना है या डेजर्टेशन लिखना है तो चैप्टर में क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें दिमाग में रखना है। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बताया था कि इसके ये फॉर्मेट है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इसमें से कुछ जो है वो थ्योरेटिकल में भी फिट हो सकता है। जैसे चैप्टर 1 को मैंने कहा कि ये पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल दोनों के लिए लागू हो सकता है। चैप्टर 2 में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल दोनों के लिए लागू हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ भी डिस्कस कर लिया था। अब मेरे से कोई ये ना पूछना कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस कर लिया था। तीसरे चैप्टर्स की बात भी हम लोगों ने कल कर ही ली थी कि जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, खासकर वो लोग जो केस स्टडी कर रहे हैं या वो लोग जो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं या वो लोग जो साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास क्वांटिटेटिव डेटा आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको मेथोडोलॉजी बनानी है, तो मेथोडोलॉजी में कौन कौन से वो पॉइंट्स आएंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुने, जो मेरे भी अंडर में है या किसी दूसरे के भी अंडर में है, ठीक है, वो लोग भी ध्यान से सुने जिनका एक्सपेरिमेंटल काम है। तो एक्सपेरिमेंटल में जब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तीसरा अध्याय, वो आपका होता है मेन फ्रेमिंग, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, कि अब ये जो काम आप करने जा रहे हैं, इस काम को कैसे करेंगे, या इस काम का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है वो क्या होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप चैप्टर 3 लिखेंगे तो हर एक पॉइंट्स के ऑपरेशनल डेफिनेशन भी होंगे। मींस रिसर्च डिजाइन आपके सामने लिखा हुआ है, तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है कि पता चला रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन ही आप 10 15 15 डेफिनेशन घुसेड़े दे रहे हैं पेज भरने के लिए, तो ये भी नहीं करना है हमें। हम एक या दो डेफिनेशंस के साथ अपनी रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे कि आपने कौन सी लगा रखी है। फॉर एग्जाम्पल किसी का होगा प्री पोस्ट, है ना, ग्रुप डिजाइन। सो प्री पोस्ट ग्रुप डिजाइन किसी ने लगाया होगा, किसी ने प्री पोस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन लगाया होगा, किसी ने सिंगल, चूंकि यदि केस स्टडी एक या दो या तीन के हैं तो कई बार सिंगल, है ना, रिसर्च डिजाइन होते हैं प्री पोस्ट। तो वो ध्यान रखिएगा, केस स्टडी जो है वो सिंगल ग्रुप की जब बात करते हैं या सिंगल सैंपल रिसर्च डिजाइन भी होता है, तो सिंगल सैंपल प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन। तो यदि आपने 3 4 पेशेंट्स हैं आपके और वो रेयर केस के हैं, ध्यान रखिए रेयर केस में बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, मींस हर कोई केस स्टडी नहीं हो सकता है जब हम रिसर्च के दायरे में आते हैं, है ना। तो हमारे पास कोई रेयर बीमारी है तो भी हम उनको केस स्टडी में कंसीडर करेंगे। अभी अब ये सवाल आप करेंगे क्या आप सिंपल सी बीमारी किसी को वो केस स्टडी नहीं हो सकती है, लेकिन हम अभी उसको यहाँ पर रिसर्च का पार्ट नहीं मान रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे आप क्या रखेंगे कि जो आपकी रिसर्च डिजाइन है उसकी डेफिनेशंस और आपने जो लगा रखी है वो उसका नाम, और उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं उसको,
कि भाई आपने सिंपल सा रिसर्च डिजाइन लगाया तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सैंपल क्या है, व्हाट इज द सैंपल, है ना, और व्हाट इज द सैंपलिंग। सो सिलेक्शन और द प्रोसीजर, जिस तरीके से आपने है ना सैंपल चूज किए हैं, तो सबकी ऑपरेशनल डेफिनेशन एक एक दो दो लाइन की पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रखनी है, या तो रिसर्चर या कोई स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिस्ट जो हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये डेफिनेशन रखनी है। ठीक है, एक सेकंड। फिर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है, किसमें आप कौन सा डेटा, कौन सा मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं, आप लेबोरेटरी मेथड यूज कर रहे हैं, फील्ड वर्क यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड आपका ये है ना। तो यदि साइकोलॉजिकल फॉर एग्जांपल किसी का टॉपिक जो है वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे है, तो साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे है तो वो साइकोलॉजिकल मेथड्स को रखेंगे कि साहब हमारा जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है वो ऐसा है। और दूसरा उसमें ये सारी चीजें उनको साथ में भी रखना है कि जैसे आप कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, मींस कब आपको जाना है, कब आपको कितने दिन तक टेस्ट कराना है, और कब उसके बाद आप प्री लेंगे और कब पोस्ट लेंगे, ये भी उसी मेथड्स में आता है। तो दो दो चीजें इसमें आती हैं, एक तो ड्यूरेशंस की बात आती है, कितने दिन तक, कब, कैसे, और दूसरा आता है कि इसमें किस टाइप का मेथड आप यूज करने जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, फील्ड मेथड है ना, सर्वे मेथड्स है, कैसा आप कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जो लोग कोई क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं तो वो चाहे तो साइकोलॉजिकल मेथड्स का नाम दे सकते हैं कि हम क्वेश्चनर मेथड्स के थ्रू। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू और क्वेश्चनर दोनों ले रहे होंगे, तो वो इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर दोनों रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू, क्वेश्चनर और कुछ बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह भी रखे हैं, तो वो उसको लेबोरेटरिकल मेथड, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड्स ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सभी समझ पा रहे हैं ना, कुछ कठिन हो रहा हो तो बता देना। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो मेथड हमने लिया है, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो टूल्स आपने लिए, आपने कोई क्वेश्चनर लिया है, तो अब उसमें अब टूल्स का भी आपको डिस्क्रिप्शंस करना है। तो टूल्स के बारे में बताना है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी जनरल एनालिसिस बतानी है, टूल्स क्या क्या मेजर करता है, कौन कौन से कंटेंट है उसमें। फॉर एग्जांपल कि बाला सर कोई अनम्यूट हो गया है ना। Can you please mute? नहीं और नहीं, अभी तो नहीं करता। यस, सो यहाँ पे जनरल एनालिसिस की बात क्या है। तो जनरल एनालिसिस का मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक क्वेश्चनर, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कोई क्वेश्चनर। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चनर है एक, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई स्ट्रेस स्केल मेरे सामने मैंने खोल लिया, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा मेथड्स हम लोग देखते हैं। अभी स्ट्रेस स्केल हमारे सामने खुला हुआ है, तो आप देखिए कि ये स्ट्रेस स्केल के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ जानकारियां हैं, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो उसके कुछ कंटेंट हैं, जो आइटम्स हैं वो हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए ये फिगरिंग दे रखा है। फिगरिंग का मतलब क्या है, तो फिगरिंग का मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 को ये क्या कहते हैं, इसको फिगरिंग कहते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद कैसे आपको स्कोरिंग करनी है, तो स्कोरिंग भी दे रखा है ना। और स्कोरिंग के बाद यहाँ देखेंगे उसके रेंज बता रखे हैं कि ये इसका रिजल्ट है। तो ये केवल एक छोटा सा कंसेप्ट है। ऐसे भी बहुत सारे आप लोगों के पास भी होंगे, जैसे मैं इसको खोलता हूँ, शायद ये भी कुछ वही है, वैसा ही है क्या। यस, जैसे आप ये देखिए, अभी आपके सामने सभी को दिख रहा है क्वेश्चनर। ठीक है, अब इस क्वेश्चनर में हमें जब टूल्स डिस्क्रिप्शंस लिखना होगा, इसके बारे में लिखना होगा, तो आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको इस PSQ क्वेश्चनर के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना है कि ये क्वेश्चनर का पूरा नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है, और इसको बनाया किसने है। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ गया। आप देखिए
इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। फिर जब आप उसकी जनरल एनालिसिस करेंगे तो जनरल एनालिसिस में चाहे तो आप उसके पर्पस को भी लिख सकते हैं कि ये क्या एनालिसिस करता है। मींस ये जो क्वेश्चनर आपके सामने खुला है ये क्या देख रहा है ना, क्या देखना चाहता है, तो भाई किसी का स्ट्रेस लेवल को मेजर करने के लिए बनाया है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस की बात आती है कि कंटेंट एनालिसिस में मतलब जो भी देख रहा है स्ट्रेस देख रहा है, तो किस किस टाइप का स्ट्रेस देख रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, यदि इस क्वेश्चनर को हम खोलते हैं तो इस क्वेश्चनर को आप थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, हालांकि इन्होंने बहुत डिटेल नहीं दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चनर्स में ऐसा लिखा होता है कि ये स्ट्रेस देख रहे हैं तो किस तरीके के स्ट्रेस देख रहे हैं। जैसे जॉब स्ट्रेस की बात आ रही है, रिलेशनशिप स्ट्रेस की बात आ रही है, फिजिकल स्ट्रेस कितना है, इमोशनल स्ट्रेस कितना है, डे टू डे लाइफ में, है ना। तो ये कंटेंट हो जाते हैं इसके अंदर, है ना। और जरूरी नहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है तो यानी यहाँ लिखा है तो लिखना ही है, उसमें जो आपको मिल रहा है वो लिखिए, ठीक है। आइटम एनालिसिस यदि वहां दिया होगा तो आइटम एनालिसिस आप लिख दीजिए कि कौन कौन से आइटम्स का मतलब क्या होता है, एनीवन। आइटम्स मींस क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चनर में जो ये क्वेश्चंस यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 30 आइटम्स कहते हैं इनको, साइकोलॉजी की भाषा में इट इज अ 30 आइटम्स। आइटम एनालिसिस भी कई बार करते हैं हम लोग, है ना, कि ये क्या है, लेकिन हम बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी क्या है, तो रिलायबिलिटी आपके क्वेश्चनर का एक वैलिडेशन है कि जो आपने क्वेश्चनर लिया है वो कितना रिलायबल है। तो आप देखिए यहाँ पर रिलायबिलिटी दे रखी है ना, क्या है? देखिए सभी लोग, हाँ सर। ठीक है। ये कौन है जो अनम्यूट हो गए हैं, बालाजी इनको म्यूट करिए ना, कौन है ये? I did. चलिए आगे चलिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है। तो ये देखिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, तो हर एक की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप देखिए डेवलपर्स जो है उसने कहा इंटरनल कंसिस्टेंसी रेंजिंग फॉर 90.092 एंड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज द 0.82, इट इज द रिलायबिलिटी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप आएंगे तो वो वैलिडिटी स्कोर भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना। वैलिडिटी वैलिडिटी, दिस इज द वैलिडिटी एंड दिस इज द रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से भी इनके कंसेप्ट आते हैं। फिर उसके आगे लिखा होगा यहाँ पर, आगे चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 7 नंबर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मींस कैसे उसकी स्कोरिंग होगी, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, कैसे स्कोरिंग करेंगे, ठीक है, उसका रेंज क्या है ना, उसकी टेबल क्या है, वो आप लास्ट में जो भी आपको दिखता है यहाँ पर, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर ये इसकी स्कोरिंग हो रही है, ठीक है। और स्कोरिंग होने के बाद ये देखिए ये स्कोरिंग है, और उसके बाद ये इनके पर्टिकुलर रेंज दे रखे हैं। और यहाँ देखिए यदि रॉ स्कोर की बात आ रही है, यहाँ पर आप देखें यदि शायद ये उतना उसका हेलो, यस। सो यहाँ पर आप ये देखिए कि स्कोरिंग किया है इन्होंने, और इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि कितने से कितने रेंज में आप स्ट्रेस में है, कितने से कितने रेंज में स्ट्रेस है, ये यहाँ बताएगा, ठीक है। ये जैसे ये देखिए ना, पॉपुलेशन ऑफ द, ये यहाँ पे मीन मीडियन दे दिया है, और इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो एक रेंज, एक टेबल आती है, यहाँ इन्होंने टेबल नहीं दी है लेकिन टेबल बनेगी, निकल के सामने आती है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो आपने क्वेश्चनर अप्लाई किया है
उसको जब आप स्कोर करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको आप किस रेंज पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर आया 39। अब 39 स्कोर किस रेंज पे आ रहा है ना, माइल्ड है, मीडियम है, ज्यादा है, कम है, वो आपको वो रेंज ऑलरेडी मैनुअल जो आप यूज करेंगे ना, जो भी क्वेश्चनर आप यूज करेंगे उसमें आपके पास एक मैनुअल आएगा, उस मैनुअल में तमाम चीजें दी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवेंशन। ठीक है, तो इंटरवेंशन में क्या लिखना है? सो इंटरवेंशन में आपको ये लिखना है कि जो भी आप टेस्ट यूज कर रहे हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट की प्रोसीजर क्या है, मींस वो कितना, कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, आसन कितने हैं, प्राणायाम कितने हैं, मुद्रा बंद कितने हैं, वो कितने मिनट के हैं, खड़े होकर करने वाले कितने हैं, बैठ के करने वाले कितने हैं, मींस टोटल डिटेल्ड आपको यहाँ पर एक चार्ट बना देना है। तो जैसे आप एक चार्ट बनाते हैं ना, एक पूरा कॉमन चार्ट बनाते हैं, यदि आप किसी को प्रिस्क्राइब करें तो वो एक कॉमन चार्ट जो है आपको यहाँ पर देना है ना। तो कॉमन चार्ट जो है वो इंटरवेंशन पे आएगा, तो इसमें सब कुछ रखना है ना। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिए कि इंटरवेंशन में आपको सारी प्रैक्टिसेस को मेंशन करना है, हर एक प्रैक्टिसेस में क्या क्या करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि खड़े होके आसन है तो कौन कौन से आसन है, और जो भी आसन आप सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, है ना, इसके बिहाफ पे आप उनको सेलेक्ट करते हैं। और उसको कितनी देर करा रहे हैं, कितनी बार करा रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। यदि आप किसी को वृक्षासन करा रहे हैं, आपने लिखा हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट में बहुत टाइम हो सकता है, कि कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन आप वहां पे मेंशन करेंगे कितनी बार है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रॉपर जो एक गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे। उसके बाद इस ट्रीटमेंट आपको लिखना, और ध्यान रखें मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रीटमेंट 40 मिनट या 45 मिनट से ज्यादा ही हो तो बेहतर है ना, उससे कम ना हो। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ अशोक जी। सर आपने जैसे बोला कि जो ट्रीटमेंट देना है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च तो के पहले ही हम ट्रीटमेंट मतलब दे रहे हैं कि वो इसका हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो इज इट आफ्टर आवर रिजल्ट यू आर टेलिंग? नहीं, बिफोर की बात कर रहा हूँ तो कि जैसे आप जब आपने रिव्यू किया, राइट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने क्या देखा? जैसे मान लीजिए ये आसन का इस डिजीज पर, मेरा जो डिजीज है उसका इफेक्ट अच्छा है, तो वो हम आसन दे रहे हैं, तो वो हमें मतलब देना है कि कहाँ से मैंने देखा या मतलब क्यों दिया, ये बताना है। हाँ, जैसे मेरा कंसर्न ये है कि जैसे आप कोई भी आसन जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि उस आसन पे काम हुआ होगा, लेकिन रिलेटेड वर्क तो हुआ है ना। कि फॉर एग्जांपल आपने मंडूक आसन लिया, राइट, अब आपके जहन में मंडूक आसन का इफेक्ट होता है या नहीं होता, रिसर्चेस बता देंगे कि होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी आसन हैं जिसको आप लॉजिक्स के साथ ले रहे हैं ना, तो लॉजिक्स का मतलब ये नहीं है कि इसका जो परसिवरेंस है वो आपको रिसर्च में ही मिलेगा। ये लॉजिक्स आपके शास्त्र का भी हो सकता है कि आपने हठ प्रदीपिका से उठाया पश्चिमोत्तानासन, अब पश्चिमोत्तानासन कह रहा है कि साहब आपका बात रोग दूर होता है, तो आपने ये लॉजिक तो रखा ना कि ये लॉजिक है, और इस लॉजिक के भी आपने सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ जिस लॉजिक की बात कर रहा हूं, मतलब जिस सिलेक्शन की बात कर रहा हूं आसन के, वो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर। कई बार यही तो हमें रिसर्च भी आगे करनी है ना, कि जो आपने मैकेनिज्म बनाया वो आपने लॉजिकल लिया है ना, कुछ तो इन लॉजिकल लिया नहीं है, वही लॉजिक आगे जाके प्रूफ होगी, यही तो रिसर्च कहलाती है। यस सर, ठीक है सर, वो हमें कंफ्यूज तो नहीं है ना? नहीं सर, क्लियर है ना? यस सर, थैंक यू। ओके, सो यहां इंटरवेंशन में ये हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खासकर यहां पर मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो जिनके भी अंडर में है,
statistical analysis always the based on your hypothesis and your research design. आपकी रिसर्च डिजाइन और आपकी हाइपोथेसिस क्या है, उसके बिहाफ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेशंस को अटेंड नहीं भी किए होंगे, या किए भी होंगे तो बहुत उनको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आई होंगी। अब फिर भी आप लोगों ने ले तो लिया है एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो आप ये देखिएगा कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। और दूसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि हमारा एक है, मीन्स हम यौगिक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं केवल, और एक ही ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है, तो हम टी टेस्ट ही ज्यादातर आंख बंद करके लगाते हैं। अब आपके पास ज्यादा वेरिएबल हैं, ज्यादा ग्रुप हैं, ज्यादा हाइपोथेसिस हैं, तो उसके हिसाब से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अलग लगाते हैं। उसके लिए वो अलग डिस्कशन आप अपने अपने गाइड से करिएगा कि क्या लगेगा, मैं यहाँ बताने वाला नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी रिसर्च डिजाइन क्या है, मुझे नहीं पता कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है। मैं एक ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हम चैप्टर 4 में एंट्री करते हैं। चैप्टर 4, अब चैप्टर 4 में आप देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं। तो यहाँ रिजल्ट एंड डेटा एनालिसिस करके चैप्टर का नाम आपको रखना है, और जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उस हाइपोथेसिस को अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब जो टेस्ट आप यहाँ पे जो टेस्ट आपने वहां मेथोडोलॉजी में कहा था, वो टेस्ट यहाँ पे लगेगा। अब आपके पास डेटा होगा, डेटा आने के बाद आप उसको अप्लाई करोगे, उस पर टेस्ट अप्लाई करोगे। टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ टेबल्स आएंगी, उसमें मीन होंगे, मीडियन होंगे, एसडी होगा, क्यूडी होगा, क्रिटिकल वैल्यू होगी, कोरिलेशंस वैल्यू होगी। आप उनको क्या करोगे, आप उनको अपने पास इस तरीके से रखोगे, और हर एक हाइपोथेसिस का एक फॉर्मेट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा को जब आप एनालिसिस करते हैं तो कई रूपों में करते हैं ना, हाइपोथेसिस को ही ध्यान में रखते हुए करते हैं कि ये ऐसा है, इसका टी टेस्ट ऐसा है, इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारा टी वैल्यू इतना है। जो मेन है ना, ग्राफ में देखने के बाद पता चलता है कि ये उससे ज्यादा है, मीन्स हमारा टी वैल्यू इफेक्टेड है, और सिग्निफिकेंट लेवल का जो इफेक्ट हुआ है, जो आपने लेक्चर में सुना था। अब ये जो टेक्निकल पोर्शन है ये थोड़ा सा हमारा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने थियोरेटिकल इंपेरिकल काम किया है वो यहाँ पर आके उलझे नहीं, इसलिए इसकी तैयारी अभी से आप लोग करें। कुछ वीडियोस आप देखें, और उस वीडियोस में आप ये भी देखें कि कैसे हम डेटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक हमारा काम दिखाया था, जैसे ये देखिए, जैसे ये मेरा काम है, जो मेरा काम ऑलरेडी है। तो मैं यदि अपने चैप्टर में आऊं, चौथा चैप्टर, तो ये देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है भाई। इंग्लिश में मैं ये जो है ना, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, ठीक है। अब आप देखिए मैंने इसको कैसे रखा है। तो मैंने इसकी रिजल्ट टेबल भी बनाई है और इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। हिंदी में थोड़ा कठिन लग रहा होगा पढ़ने में। परिणाम तालिका मीन्स रिजल्ट टेबल, आरेखीय प्रदर्शन मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो मैंने एनकोवा लगाया, ये एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ये सब हिंदी में लिखा है, इसलिए हो सकता है कि शायद आप लोगों को दिक्कत जाए, लेकिन इंग्लिश में बहुत इजी है। अब मेरे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, मीन मीडियन मोड है सबका, आप ये देख लीजिए। मैंने अपनी हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारी पहली हाइपोथेसिस ये है, और मैंने उसको टेस्ट करना चाहता हूं जिसमें ये है। और एक और टेबल आपको सामने आएगी एनोवा की, ठीक है। एनोवा के बाद फिर एक और टेबल आएगी, ये देखिए,
एडजस्ट यूनिवेरिएंट टेस्ट एनकोवा की, और ये हमारा एफ वैल्यू है, और हमने क्या बताया हमारा एफ 63.65 है जो कि सिग्निफिकेंट लेवल पे है, और हमारा जो प्रकल्पना है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो दूसरी हाइपोथेसिस हमें सिलेक्ट करना है, और इस तरीके से फिर हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। जब आप आपके पास केवल डेटा होगा, आप उसको एक्सेल की फाइल में आप फीड कर दोगे, एक्सेल अपने आप सब निकाल के दे देगा कि क्या ज्यादा है क्या कम है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो ट्रीटमेंट है, और ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है, और ये हमारा इफेक्ट है ना, ये जो आपका इधर दिख रहा है ये इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे मैंने मेरे काफी हाइपोथेसिस थी, और मैंने उन तमाम हाइपोथेसिस को उस तरीके से प्रूफ किया, और कुछ हाइपोथेसिस जो हैं सिलेक्ट हुई हैं, कुछ हाइपोथेसिस जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, और ये मेरा उस तरीके का काम था। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में किया है, इसको इंग्लिश में भी चाहे तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी स्टैटिस्टिक्स ठीक है, और हालांकि अभी इसको बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट पैटर्न है। जब आपके पास डेटा कलेक्शन पूरा हो जाएगा तब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अभी तो आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को लिखते रहिए, चैप्टर 3 को लिखते रहिए, है ना। आपके पास जो अभी लिखने का है वो लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ साहब जब तक हम काम कर रहे हैं या डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो हमारा जब तक नहीं हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, ऑन द स्पॉट सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये डेटा एनालिसिस है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन का। तो इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन देखिए इसमें क्या करना है। तो इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन के चैप्टर में हम लोग आते हैं, रुकिए शायद यहाँ पे मेरा इंटरप्रिटेशन 5वां चैप्टर था क्या, यस, ये देखिए इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन। अब मैंने ये लिखा है, तो ये आपको जो रिव्यू आपने किए हुए ना कुछ, और मैंने आपको कहा रिव्यू थोड़ा सा ज्यादा करके रखिएगा ताकि आपको रिव्यू और जगह पे काम आए लिखने में। ठीक है, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने रिव्यू करके लिखा हुआ है कि ये रिव्यू मैंने यहाँ भी लिखा है, फिर कुछ रिव्यू मैंने यहाँ भी लिखा, ये देखिए ये भी है, सभी देख पा रहे हैं ना इस प्रभाव को हमने कैसे देखा, यहाँ पर भी रिव्यू लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी रिव्यू लिखा हुआ है। इन्होंने अपने उसमें ये देखा कि चूंकि मेरा ज्यादातर काम क्रिएटिविटी पर था, तो क्रिएटिविटी बहुत एक सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, लेकिन किसने लोगों ने कितना कितना काम किया, आप अपने काम को प्रूफ करने के लिए भी कुछ कहते हैं ना। अभी तो आप अपने काम को करने के लिए रिव्यू कर रहे थे, अब यहाँ पर आपने काम को प्रूफ कर लिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए रिव्यू दे रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने दो तरीके से किया। एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हमको अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने थे, अपने हाइपोथेसिस बनानी थी, तब हमने रिव्यू किया था। और एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आपको अपने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन जस्टिफाइड करना था कि ये देखो हमारा ये रिजल्ट है, और जैसे ये आप ये देखिए सारे रिव्यू जो है मैंने यहाँ पर बाकायदे काफी रिव्यू आपको दिखेंगे, ये रिव्यू है। आप ये इस तरीके से रिव्यू लिखते हैं, ज्यादातर मैंने ऐसे लिखे हैं, है ना, तरीके कुछ भी हो सकते हैं, यहां से भी लिखे हैं। ठीक है ना, और यहाँ मैंने इंग्लिश का आप देखिए, मैंने इंग्लिश हिंदी का एक कॉम्बिनेशन किया है जिसको पढ़ने में ऐसा भी नहीं लग रहा तो बेकार लग रहा है। सारी चीजें ठीक ठीक तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक अलग तरीके की स्थिति रही है, तो हम लोगों ने ये हालांकि ये सारा काम मेरा इंग्लिश में था, मैंने प्लैगरिज्म से बचने के लिए हिंदी में किया इसको ट्रांसलेट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्लैगरिज्म में इधर उधर आ रहा था, मेरे पास समय नहीं था और मुझे सबमिट करना था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में करके सबमिट करी। आप देखिए ये सारा है। ठीक है ना, इवन मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी यहाँ मेंशन किया है क्योंकि इंजीनियरिंग पे काम था। देखिए यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पर भी मैंने इंजीनियरिंग को मेंशन किया है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही रिव्यू इकट्ठे करके रखने हैं। वो आपका सिलेक्शन है कि कौन से रिव्यू को आप इंटरप्रिटेशन में यूज करेंगे और कौन से रिव्यू को आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये इस तरीके से, ये देखिए मैंने काफी डिटेल में लिखा है।
ठीक है, कि ये हमारा ये निष्कर्ष निकला, हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ऐसा किया। आप पढ़ेंगे तो उसको आपको एक रिसर्च का कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ठीक है ना। इसकी कॉपी मिलेगी सर? आप जाइए उसमें शोध गंगा में, गूगल में केवल मेरा नाम लिखिए, ओके। ब्रजेश सिंह शोध गंगा इतना लिखिए, तो जो दूसरे नंबर का लिंक आएगा ना, वो मेरा ही होगा, प्राणायाम एंड त्राटक करके है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मेरी थीसिस वहां पे। सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था आपका? हाँ जी। सो हाँ, मेरे चेहरे से नहीं सर, लगता है, मैंने सर, ये एक्सपेरिमेंटल काम किया हुआ है। मल्टीपल हाइपोथेसिस आपने कहा आपके रिसर्च में था? मल्टीपल हाइपोथेसिस मींस नल हाइपोथेसिस कई सारी थी। हाँ। कैन यू गिव एग्जांपल सर प्लीज? सर एग्जैक्टली नल हाइपोथेसिस में क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, वही एग्जांपल अगर आप कहेंगे आपके मतलब आपके ही पेपर से। जैसे मैं अपने पेपर से एग्जांपल दे देता हूँ, रुकिए। ये शेयर हो रहा है स्क्रीन? नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड। जैसे आप मेरा तीसरा चैप्टर देखिए, तीसरा, मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तीसरा नहीं, दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा हुआ है। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने दूसरे में अपना सब कुछ दे रखा है, जो आपको इंग्लिश में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। ये जो मेरा दूसरा चैप्टर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, मैं उसको वहां पर थोड़ा सा तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हिंदी में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द वेरिएबल, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द हाइपोथेसिस। अब आप हाइपोथेसिस, ये देखिए मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखे हैं, जो हिंदी में काम कर रहे हैं, खासकर हिंदी वालों के लिए, और जो अंग्रेजी में भी काम कर रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजें लिखी हैं। ये टाइटल है, क्या क्या काम किया है, कौन सी एक्टिविटी को देखा गया है, किस लेवल पे इफेक्ट पड़ा है, और इसका कंक्लूजन क्या है। ये मेरी अपनी भाषा है। ठीक है, ये मेरी खुद की भाषा है, तो आप इसको यहां से देखेंगे। ठीक है, तो ये है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अब आते हैं हम हाइपोथेसिस दिखाते हैं आपको। मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने काफी ज्यादा रिव्यू किया है, बहुत ज्यादा ही रिव्यू है मेरा, और शायद आप देखिए, आई थिंक अभी चल ही रहा है 15 पेज 16 पेज, और चलता ही जा रहा है। रिव्यू मैंने काफी ज्यादा किया था, ये रिव्यू ही है सारा। और ध्यान रखिए, यस, रिव्यू लिखने का तरीका हमेशा कैसा होता है, लेटेस्ट रिसर्च से शुरू करते हैं। अभी क्या चल रहा है, 2022, तो आप 1980 का 1980 का रिव्यू उठा के मत पटक देना, क्योंकि 1980 और 2022 में एक बहुत लंबा ईयर का गैप है, और रिसर्च काफी इंप्रूव हो चुकी है, काफी फैक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लेटेस्ट रिव्यू रखें। तो आप ये देखिए कि मैंने जो रिव्यू शुरू किए कहां से करें, यहाँ मेरी जो टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसकी यहां से देखिए। मेरा काम कब हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था, 2013 की मेरी पीएचडी है, 17 में आते आते इवन 15 में मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने लेटेस्ट रिव्यू भी रखे हैं। 15 में मैंने मेरा काम शुरू हुआ था, और 15 के रिव्यू हैं ये, 15 फिर उसके बाद देखिए 2015 के हैं, फिर उसके बाद ये 15 फिर 14, ये 14, इस तरीके से मैंने रिव्यू किया है। ठीक है, 14। तो आप चाहें तो ईयर वाइज भी आप रिव्यू लिख सकते हैं। 15 के जो मिल रहे हैं आप उनके नाम लिख लीजिए और उनकी फाइंडिंग्स, 14 के जो मिल रहे हैं उनके नाम, उनकी फाइंडिंग्स। ठीक है, इस तरीके से रिव्यू लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और कब तक के ले सकते हैं, तो 8 साल है ना, 5 से 8 साल तक के दरमियान का ले सकते हैं, है ना। कि जैसे आज 2022 चल रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं 2014, 13, 12 का भी आपको मिल सकता है, इवन 10 भी कंसीडर है। ठीक है,
लेकिन अब आप सोचे कि नहीं साहब हमें 1972 का चाहिए, जब हम किसी ने कहा साहब हम तो रिव्यू वहां का लेंगे जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजादी के बाद से काफी चीजें बदली हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। नींद आ रही भावना? सर मुझे क्वेश्चन है हम्म सर, were this research used sorry sir, citation of this research was been done? हाँ जी, इस आपके रिसर्च का साइटेशन किया था बाकी लोगों ने? जस्ट क्यूरियोसिटी अब वो तो साइटेशंस तब करेंगे ना जब ये पब्लिश वर्क होगा, है ना। कई बार साइटेशंस उसके भी होते हैं जो पब्लिश्ड वर्क होते हैं। हालांकि अभी तो हम रिसर्च गेट में अभी आए हैं, है ना, गूगल स्कॉलर्स में, रिसर्च गेट में, या अब धीरे धीरे प्रोफाइल्स बन रही हैं तो लोगों को पता चल रहा है तो लोग ऐड करें। लेकिन थीसिस का साइटेशंस कम करते हैं, साइटेशंस उसी का करते हैं जो पब्लिश्ड वर्क है ना। थीसिस ज्यादातर अंडर पब्लिश्ड वर्क होती है ना, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की थीसिस जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश हो जाए। अब वो तो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन अब जैसे मेरा ये वर्क है तो मैं इसको यदि पब्लिश कराऊं तो आने वाले टाइम पे लोग करें। हाँ, मेरे कुछ पेपर्स के साइटेशंस हो रहे होंगे, यदि जो मैंने अभी अपलोड किए हैं तो मेरे को देखने पड़ेंगे कि किसी ने किया है नहीं किया है, तो वो अभी तो मुझे इस तरीके से पता भी नहीं है। सर डेफिनेटली हुए होंगे, आई एम वेरी श्योर। नहीं भी होंगे, क्योंकि जो भी पेपर पब्लिश है ना, उस टाइम मुझे उतनी समझ होती नहीं थी, हम लोग थोड़ी सी बुद्धि के साथ लिखते थे पेपर, तो छोटे छोटे जनरल में पब्लिश हो जाते थे। अभी तो यूजीसी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इवन आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोग यदि पीएचडी करने की कभी सोचिएगा तो हो सकता है आने वाले समय में यूजीसी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि वो आपके जो पब्लिकेशन है वो यूजीसी केयर लिस्ट जनरल में ही मांगेंगे, तभी आपके पीएचडी अवार्ड कराएंगे। तो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल कौन कौन से हैं, तो आप वो सुन के दंग रह जाओ कि वो ऐसे जर्नल है कि उसके जो रिव्यूअर या एडिटर होते हैं वो हाई रैंक के प्रोफेसर होते हैं जो आसानी से कोई भी पेपर पास नहीं होने देते। तो यदि मैं भी एक पेपर, जैसे मैंने अभी मेरा एक पेपर स्कोपस में आएगा, स्कोपस में पेपर आने का मतलब है कि जब यहाँ आपके कोई पेपर स्कूपस में आता है तो लोग उसको पीछे ऐसे उसका फोटो फ्रेम करके ऐसे पीछे चिपका लेते हैं और बढ़िया आराम से बैठे रहेंगे कि मेरा स्कूपस में आया है, और ऐसे इशारा चलता रहेगा। वो कई बार लाइव क्लास में भी उनका स्कूपस पीछे से दिखता रहेगा कि ये बंदा स्कूपस वाला है। तो अभी मेरा बड़ी मुश्किल से 6-7 महीने के वर्क के बाद, वो भी कई लोगों ने मिलकर पेपर लिखा है तब जाके वो एक्सेप्ट हुआ है, और वो भी एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक्सेप्ट हुआ। वो अब देखते हैं उसका भी कब तक में वो पब्लिश होता है। तो स्कोपस के में जैसे या यूजीसी केयर लिस्ट जैसे पेपर में आपको, जर्नल में आपको अपने पेपर या आर्टिकल देने हैं तो आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आप क्रीम लिखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और कुछ भी लिख देने से नहीं होगा। अब भले मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत करके लिखा है, लेकिन अब इसको यदि मैं इसको हिंदी वाले कोई जनरल हैं जो योग में हिंदी में है और मैं इनको भेजूं तो वो आंख बंद करके वो पब्लिश करेंगे, है ना। तो वो इस तरीके से करेंगे, और मैं अभी करूंगा, क्योंकि काफी अभी समय का मसला था इसलिए मैंने लिखा नहीं। यस, कुछ लोग मैसेज लिख के भेज रहे हैं, हाउ टू चेक प्लेगरिज्म, ये अलग मसला है, बाद में पूछना, ठीक है। सर वर्क्स हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप, ठीक है, शेयर कर देना अक्षय। अच्छा, वो ऑलरेडी शेयर्ड है? हाँ सर, ऑलरेडी शेयर किया मैंने। हाँ ऑलरेडी, ठीक है। सो अब आ जाइए, देखिए मैंने बुक का भी रेफरेंस यहाँ दिया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सब कुछ होता है, ना केवल रिसर्च पेपर। ये देखिए, ये बुक्स, द प्रैक्टिस ऑफ त्राटका, क्योंकि मेरा त्राटक पे काम था तो मैंने बुक को भी रिव्यू में लिया है, और 1963 का लिया है। तो ध्यान रखिए, बुक पब्लिकेशन चल सकता है, वो पुराना पब्लिकेशन हो सकता है, बट रिसर्च जर्नल या रिसर्च पेपर लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर लगभग 23 पेज तक मैंने जो है रिव्यू लिखे हैं। लगभग मेरे रिव्यू जो है वो 58 to 60 या 70 रिव्यू हैं, पता नहीं, आप गिनिएगा, और भी ज्यादा हो सकते हैं, 90 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इंटरप्रिटेशन डिस्कशन में भी काफी लिखा है, तो आपको समझ में आएगा। फिर डिस्क्रिप्शंस के साथ आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, मैं आपको हाइपोथेसिस दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये देखिए हमारे वेरिएबल डिस्क्रिप्शंस हैं। मैंने इन वेरिएबल्स में केवल वेरिएबल की बात की, मैंने सीधे योग वोग शुरू नहीं किया है, योग का ये योग वो, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये कुछ नहीं। मैंने सीधे टॉपिक पे आया हूं, और जो मेरा प्राणायाम है उस प्राणायाम को जस्टिफाइड करते हुए, है ना, मैंने यहाँ पर अपनी बात की है, और कौन सा प्राणायाम लिया है उसके संदर्भ में हमने बात की है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम
किसके अनुसार है, और उसको मैंने जस्टिफाइड कहाँ कहाँ से किया है। ये देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राणायाम। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो जरूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक में, स्क्रिप्चरल क्लासिकल टेक्स्ट बुक में मिले। जैसे अब फॉर एग्जांपल आने वाले समय में अशोक जी जो है एक बड़े योगी हो जाते हैं, और अशोक जी योगी हो जाते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर वो कोई टेक्निक दे देंगे। अब वो कोई टेक्निक दे दें और आपका मन किया, फॉर एग्जांपल भावना का मन किया कि अशोक जी की टेक्निक पे हमें काम करना है, तो भावना की जिम्मेदारी बनेगी कि यदि अशोक जी की टेक्निक को यदि आप लेंगी तो वो टेक्निक का जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा कि वो कहीं क्लासिकल स्क्रिप्चर से रिलेटेड हैं, उनका रूट क्लासिकल है क्या, ट्रेडिशनल है क्या, ऑपरेशनल है क्या। तो यदि आपको लगा कि अशोक जी की टेक्निक्स जो है वो क्लासिकली जस्टिफाइड है, तो आप उसको जस्टिफाइड करेंगे यहाँ पर कि अशोक जी की टेक्निक तो उनकी है, नो डाउट उनके एक्सपीरियंस पे आया है, लेकिन ये टेक्निक्स मिलती जुलती इस टेक्स्ट के टेक्निक से है। तो जैसे मेरी टेक्निक्स मैंने गायत्री महाविज्ञान से प्राणायाम का लिया, लेकिन अब ये टेक्निक्स गेरंड संहिता में भी मिलती जुलती है, दत्तात्रेय संहिता भी मैंने कहीं मेंशन किया होगा, वहां से भी होती है। देखिए मैंने ज्योत्सना टीका भी दिया है, ब्रह्मानंद ज्योत्सना टीका आप में से कोई जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। फिर मैंने उसको और कहाँ से लिखा है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अकॉर्डिंग भी है, हट प्रदीपिका का भी दे रखा है, और हट प्रदीपिका के साथ ही दिया है, यस। और फिर भ्रामरी प्राणायाम, तो ये भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिसेस, इसकी टेक्निक को भी रखा है, और ज्योत्सना टीका के अनुसार क्या है तमाम चीजें। संस्कृत हिंदी का थोड़ा आप यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। और जो त्राटक है वो मैंने कहाँ से लिया है, तो त्राटक मैंने योग रसायन टेक्स्ट बुक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। आप ये देखिए मैंने त्राटक योग रसायन देख रहे हैं, दिस इज द योग रसायन। हिंदी पढ़ लेते हो ना आप लोग, ठीक है, योग रसायन पढ़ लेते हैं। है ना। तो ब्रह्मानंद का जो स्पेशल कमेंट्री है मैंने वहां से उसको निकाला, और अलग अलग तरीके से मैंने इसको कंपाइल किया। उसके बाद फिर आ जाइए हाइपोथेसिस में, हम लोग हाइपोथेसिस में आते हैं। ये तो क्रिएटिविटी की बात हो गई, क्रिएटिविटी है क्या, थोड़ा थोड़ा बस मैंने लिखा है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा है। अब चूंकि मेरी टेक्नो क्रिएटिविटी थी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैंने को करना था, तो वो सब कुछ मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की थी, हिंदी अर्थ भी और टेक्निकल अर्थ भी सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद सीधे हाइपोथेसिस में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि पीएचडी काम है तो थोड़ा सा आपको वैसा लगेगा क्या है ये, ठीक है। हाँ एक चीज और भी देखिए, यहाँ पे आप शायद नोट कर पा रहे होंगे, मैंने जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की वो मैंने क्लासिकली भी बात की है। यदि आपको क्रिएटिव एबिलिटी देखना है या क्रिएटिव एबिलिटी के बारे में बताना है, तो आप साइकोलॉजिकल भी बताएंगे, आपको ट्रेडिशनल भी बताना है, आपको अपने योग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी बताना है। तो मैंने देखिए हर कहीं से लिया है, उपनिषदों से भी लिया है, ये दिस इज द उपनिषद, उपनिषदों में क्या है क्रिएटिविटी के बारे में। फिर मैंने पर्टिकुलर फिलोसोफर्स के बारे में, दर्शन के बारे में लिया है, और डिफरेंट टाइप के, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफी हो, आप देखिए बर्गसा जो है बहुत अच्छे हैं फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर रहे हैं, एनके देवराज हैं, प्लेटो हैं, प्लेटनीस कहते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैंने ले रखा है। ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देखिए मेरी क्या है, प्राणायाम एवं त्राटक का इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को सृजनात्मक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है, मेरी अपनी भाषा। अभी आप क्या लिख रहे थे टॉपिक में, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम एंड त्राटक ऑन क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ, है ना, यहां पर मैंने एक लाइन बस जोड़ दी, करना है, बस कि ये हमें करना है, ये मेरी अपनी भाषा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज द हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस कैसी बनती है, तो ये देख लीजिए, हाइपोथेसिस इस तरीके से हमने बनाई है। तो हमारी हाइपोथेसिस कितनी बनी है, अब आप देखिए, ये हमारी हाइपोथेसिस है। तो टोटल कितनी हाइपोथेसिस आपको दिखेंगी, तो जितने आपके ऑब्जेक्टिव के वेरिएबल्स होंगे, जितने आपकी ऑब्जेक्टिविटी होगी, जितने आप ऑब्जेक्टिव होंगे, उतनी आपकी हाइपोथेसिस होगी।
जितनी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। और मेरे ऑब्जेक्टिव यदि आपको देखने हैं तो ये वाले इसमें चले जाइए, आपको शायद समझ में आएगा। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए कि कितने सारे हैं। चैप्टर 1, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मेरा नीड ऑफ स्टडी है, तमाम चीजें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा था ना इंट्रोडक्शन में, हम डेटा रिपोर्ट्स रखते हैं, कितने परसेंट, ये कितने परसेंट, ये कितने परसेंट, सबके डेटा रिपोर्ट्स मेरे पास। ये आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना? ये मैंने पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी, उसको मैंने ट्रांसलेट की, उसको स्टडी करके फिर मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये इस तरीके से। और ये मैंने प्राणायाम और सृजनात्मक क्षमता के रिलेशंस को भी बताए हैं। चाहे तो आप भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर नीड ऑफ जो चैप्टर है ना आपका। तो जैसे जिन लोगों का ये टॉपिक होगा, डायबिटीज है, कैंसर है, तो वो ऐसा लिख सकते हैं जैसे अक्षय का टॉपिक मैं बता दूं तो नाद योग को लेके चल रहा है, तो वो लिख सकता है नाद योग एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो वो बताएगा रिलेशंस कि नाद योग का रिलेशंस ब्रेस्ट कैंसर से कैसे है, और हाउ टू है ना वर्क दिस मैकेनिज्म, ये नाद योग कैसे काम करेगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए ये इस तरीके से भी रखा है। अलग अलग जितने हमारे वेरिएबल थे मैंने सबको एक दूसरे से रिलेट करने की, समझाने की कोशिश की है, और ऑब्जेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं। सो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? प्राणायाम एवं त्राटक के द्वारा इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, मींस डेवलप भी करना, इनहांस करना है, और उनके जिज्ञासु प्रवृत्ति, तार्किक क्षमता, समस्या समाधान, ये थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा, उनके अनयूजुअल यूटिलाइजेशन, उनका कॉग्निटिव अप्रोच, उनका डिसीजन मेकिंग, उनका लॉजिकल एबिलिटी, उनकी इंक्विजिटिवनेस, ये तमाम चीजें देखना। और ये 1 2 3 4 5 और एक 6 है। तो हमने टोटल हमारी हाइपोथेसिस आप देखिए कितनी है। दिस सिस्टम ये कितनी हाइपोथेसिस है? नंबर 1 2 3 4 5 6 हाइपोथेसिस है। मैंने थोड़ा अलग, मेरा टेक्निकल काम था। एक हाइपोथेसिस के सब हाइपोथेसिस भी होते हैं। देखिए नल सब हाइपोथेसिस है ना। एक हाइपोथेसिस को, फॉर एग्जांपल आपको एक काम को प्रूफ करना है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप छोटे छोटे और पॉइंट्स बना लीजिए, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं कि मैं हमेशा ईमानदार होता हूं, मैं लॉयल होता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, ऐसे ऐसे करके। तो वो चारों ही आपके मेन हाइपोथेसिस को प्रूफ करते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो ऐसा करके ऐसे आप देखिए मैंने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब कि जो हाइपोथेसिस आपकी सेलेक्ट हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल किसी का काम डायबिटीज पर है और वो लिख रहा है देयर आर नो एनी सिग्निफिकेंट देयर शैल, क्या स्टेटमेंट बनेगा यदि यहाँ पर आप बनाओ, देयर शैल not be significant effect of the pranayam and tratak on डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज टाइप 1 यार, जुवेनाइल डायबिटीज। तो ये आपकी क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी इसकी? ये अल्टरनेटिव है, वैकल्पिक परिकल्पना क्या बनेगी? देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ठीक है ना, मींस उसका जस्ट अपोजिट लैंग्वेज यूज होगा। एक को आप कह रहे हैं इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका मतलब जब वो रिजेक्ट हो जाएगी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, मींस इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो यहाँ पर समझ में आएंगी आपको। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो ये रही बात हमारे सर, जो ये वेरिएबल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए प्राणायाम में कई सारे प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम हो गया,
भस्त्रिका हो गया, तो ये सारे इंडिपेंडेंट, सो मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नहीं, आपने अपने टॉपिक में ऐसा नहीं रखा है ना, आपने अपने टॉपिक में तो ये रखा है द इफेक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेस है। यदि आप ऐसा रखते द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम, ओके, तो तब आपकी हाइपोथेसिस, जितने प्राणायाम उतनी हाइपोथेसिस। ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है सर। अब आपने लिखा द इफेक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेस, तो बस देयर शैल बी नो इफेक्ट ऑफ द यौगिक प्रैक्टिसेस ऑन द लेवल ऑफ डायबिटीज टू जुवेनाइल डायबिटीज, जो भी है, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हम कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट बहुत ना हो। अच्छा, शॉर्ट टाइम है इसलिए हम बहुत हड़बड़ाएंगे नहीं, हम सीख रहे हैं, इसलिए सब लोग कोशिश करिए कि अपनी हाइपोथेसिस में या अपने टॉपिक में एक ही वेरिएबल रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रखिए, 20 तो मत रखिए। जैसे मैंने कितने रखे हैं, एनीवन, किसी ने नोटिस किया कितने मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? और मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है 2 है सर। 2 हैं। कौन कौन से हैं? प्राणायाम एंड त्राटक। हाँ, तो ये मेरे 2 स्पेशल मैंने टॉपिक में रखा है, और रखने की वजह से मेरे को और मेहनत ज्यादा करनी पड़ गई, क्योंकि अब मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को प्राणायाम का भी इफेक्ट देख रहा हूं क्रिएटिव एबिलिटी पे, और त्राटक का भी इफेक्ट देख रहा हूं, और कई जगह दोनों के इफेक्ट देख रहा हूं। आप हाइपोथेसिस जब आप देखेंगे तो उस तरीके से कई जगह दोनों है, लेकिन मैंने दोनों किया है, मैंने अलग अलग नहीं किया है। मैं चाहता तो अलग अलग भी कर सकता था, लेकिन इतना टाइम टेकिंग होते हैं कई बार इस तरीके की रिसर्चेस कि आप पहले एक ऑब्जर्वेशन करिए कि केवल प्राणायाम का इफेक्ट देखिए, फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 त्राटक का इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 प्राणायाम और त्राटक दोनों का। अब आप 40 दिन प्राणायाम करा के देखिए ये इफेक्ट, फिर दूसरे 40 दिन बाद आप त्राटक कराइए, और तीसरे 40 दिन बाद आपको प्राणायाम और त्राटक दोनों कराना। टोटल कितने दिन हो गए? 40 प्लस 40 प्लस 40, 120 डेज तो आप कहीं जा रहे हैं केवल और केवल यही सब कराने में। और उसके बाद आप अच्छा, मेरे साथ जो चैलेंजिंग पॉइंट था ये था कि जो मेरा टूल है, मेरा टूल क्या था? क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करने में मुझे लगभग 51 मिनट लगते थे एक पर्सन पे, 51 मिनट। अब आप सोचिए कि मैंने क्या किया होगा, क्योंकि उस हम रिसर्चर होते थे तो हम लोगों ने वो, आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सर वो कैसे मेजर किया क्रिएटिविटी? क्वेश्चनर से या? आपको दिखाते हैं, ये देखिए क्वेश्चनर है हमारे पास, ये मैंने टूल्स भी लगाई है, हमारा क्वेश्चनर है, ये देखिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चनर है, और इसमें कुछ परफॉर्मिंग टेस्ट हैं और कुछ नॉन परफॉर्मिंग टेस्ट हैं। कुछ उनको करके बताना होता था एक लिमिटेड टाइम पे, और कुछ उनको बोल के बताना होता था। ये देखिए सारा, ये मैंने इसका स्कैनिंग कॉपी यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहूंगा कि अपेंडिक्स का और कहाँ है, शायद वहां आप देखेंगे, शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए। ये मेरे रिसर्च पेपर थे, वो बिना पेपर सबमिट किए हुए मेरे को पीएचडी नहीं देने वाले थे, तो मैंने कुछ पेपर उसी टाइम मैंने पब्लिश कराए, वो उस टाइम मैंने लिखना शुरू कर। ये कुछ हिंदी में भी पेपर मैंने लिखे, और हो गया, अभी तो थोड़ा थोड़ा लिखते ही रहते हैं, लेकिन अभी उतना समय भी नहीं मिलता है। कुछ हिंदी में है, कुछ और होंगे आई थिंक। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड की थी अपने थीसिस में, मैं आपको वो कैसे दिखाऊं? यस, यहाँ मेरे पास होगा मेरे पेन ड्राइव में, ये देखिए आप यहाँ से, ये मेरा मैं ये परफॉर्म करते समय का है, मैं जब करा रहा था। ये देखिए कुछ इमेज है शायद मेरे पास, ये मेरे स्टूडेंट हैं,
ये देखिए, आप देख पा रहे हैं डब्बे में मिठाई का डब्बा है और इसमें कुछ टेस्ट हैं। ये मैंने अपने से बनाए हैं टेस्ट, क्योंकि एक टेस्ट की जो कीमत थी वो 2100 रुपीज थी और मेरे पास स्टूडेंट कितने थे, 40। अब मैं एक स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट खरीदता तो मान के चलिए कि कम से कम कुछ नहीं तो मेरे 80,000 से लेके 1 लाख रुपए केवल टेस्ट में ही जा रहे थे। तो मैंने ऐसे टेस्ट ऑर्डर देके, एक मेरे पास मेन सैंपल था, उसको मैंने ऑर्डर देके कारपेंटर को कहा, उसने वैसे कट वगैरह किया और मैंने फिर उसकी रंगाई पुताई करके, ये सब मेरे हाथ से बनाए हुए हैं। ये जो भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अभी देखिएगा, ये कुछ फोटोज शायद अभी आएंगी। कैसे आएंगी, एक सेकेंड। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने कराया था। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे सैंपल हैं। ये पहला मेरा दिन था जब मैं इनसे टेस्ट भरवा रहा था। सब बड़े मजे से भर रहे थे और ये सबके सामने जो मिठाई के डब्बे हैं ना, ये कोई मिठाई का डब्बा नहीं था, वो उनके परफॉर्मिंग टेस्ट हैं। वो क्यूब रखे हुए हैं सब में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब अपना लिख रहे हैं। ये सारा मेरा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये जो भी ये लड़की कर रही है ये बाजू में, ये सारा मेरा बनाया हुआ है सारा, जिसको वो कर रहे थे, टास्क क्रिएट कर रहे थे, इंजीनियर क्रिएटिविटी को मेजर करना था और लोग बड़े मन से कर रहे थे, बहुत अलग तरीके से ये रिसर्चेज। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिसेस कराई थी, वो कुछ फोटो मेरे को देनी होती है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रैक्टिस करा रहा था मैं, ठीक है। सर स्टैंड इवेंट का खर्चा फिर आपने खुद से किया था? हाँ, ये सब मेरा बनाया हुआ स्टैंड्स वगैरह सारा मेरा। ये मेरा जिन गुरुजी से मैंने सीखा था, तो चूंकि स्टैंड मुझे वो भाग गया था, तो स्टैंड का मेजरमेंट वगैरह मैं लेके चला गया था कारपेंटर के पास और ये सब कुछ मैंने अपने तरीके से बनवाया है। मेरी डिजाइन है। ये स्टैंड आप देख सकते हैं, जो ये इसमें कैंडल फिट है, नीचे वो फेज है, वो बिल्कुल सारी चीजें। हालांकि इसको पेंट वगैरह करना था सही तरीके से, लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था और मैन पावर भी नहीं थी, सब कुछ अकेले ही करना था मुझे। ये सक्ष है, ये प्राणायाम कर रहे हैं बच्चे, ये हमारे सैंपल हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो सर आपने क्रिएटिविटी पहले भी मेजर किया और बाद में हाँ, मेजर? यस, पहले भी और बाद में। और ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं, एक टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने में 51 मिनट मैंने, चूंकि मेरा पूरा 6 महीने जो है वो डेटा कलेक्शन में गया था बच्चों। चूंकि एक एक हफ्ते, तो अब ये जैसे ही मुझे देख रहा है ना, ये बड़ा शातिर था, ये तो बिल्कुल भरता ही नहीं था। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे थे जो छोड़ देते थे, तो उनको काउंसिल करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे पूरा भरवाना। क्योंकि यदि ये पूरा नहीं भरेंगे तो मेरी रिसर्च इफेक्टेड हो जाएगी ना। तो उस तरीके से मोटिवेट करते रहना बराबर। ये देखिए, जो लड़कियां हैं, ठीक है, सब बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था। बाकी कुछ बड़ी रिसर्च मैंने नहीं की है, कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन ये जो भी किया है वो ग्राउंड रियलिटी पे रह के किया है, उसको हमने देखा है उस तरीके से जाना। बाला सर अनम्यूट मी। अच्छा, अक्षय। सर ये कोई वेरीफाई भी करेगा आपने जैसे? अनम्यूट सर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं अशोक? अशोक जी, चलिए जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं कुछ बातें। सर कोई वेरीफाई भी करेगा? जैसे मैंने अपने से एक्सपेरिमेंट किया, मैं खुद ही लिख दिया, कोई वेरीफाई भी करता है? मतलब
फॉर एग्जांपल जैसे हमारा गाइड, मेरा गाइड वेरीफाई करेंगे या मतलब कोई तो इंडिपेंडेंट आपके गाइड जो है वो वेरीफाइड करेंगे नहीं करेंगे, सवाल ये है, ये नहीं है। सवाल ये है कि यदि आपने सही तरीके से रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हुए काम किया है तो आप अपने आप में वेरीफाइड हो। आपका स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वेरिफिकेशन करेगा आपके काम का। आपका डेटा बताएगा ना जो आप ये तमाम चीजें। गाइड को आप फोटो दिखा दोगे ज्यादा से ज्यादा, साहब ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, साहब ये देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन वेरिफिकेशन, रियल वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो बताएगी ना। डेटा एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, टेस्ट लगाने के बाद, कि आपका काम वेरीफाइड था, इफेक्ट था या नहीं था। राइट, थैंक यू। ठीक है सर, हाउ मच टाइम डिड यू हैव फॉर द डिसर्टेशंस? आप मेरे से पूछ रहे हैं या अपना पूछना चाहते हैं? अक्षय, अच्छा, मेरा जो काम है मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे कितना समय लगा। ओके, तो मुझे जो समय लगा 6 महीना तो मेरा डेटा कलेक्शन में लगा है। उसके बाद फिर एनालिसिस में मैं रायपुर गया तो 2 महीना एनालिसिस में लगे हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स के चक्कर काटना, उनसे SPSS सीखना, ये सारी चीजें एक झटके में नहीं हुई थी। मैं चाहता तो मैं सीधे राजीव चौधरी सर को रिक्वेस्ट करता और उनको दे देता कि सर आप मेरा करवा दो किसी स्टूडेंट से, लेकिन मेरे को भी सीखना था कि ये कैसे होता है। क्योंकि यदि कई बार बाइवा में आपसे एक्सपर्ट ही पूछ लिया कि ये कैसे टेस्ट लगाया, तो वहां मैं उसको ऐसे निहारता रहूं जैसे कि वो हमारे सदियों का कोई दुश्मन हो, तो ठीक नहीं था। तो इसलिए मैंने सीखने के लिए मुझे 2 महीने लगे डेटा एनालिसिस के लिए। और मेरी रियल रिसर्च तो है वो 1 साल में ही हो गई थी। बाकी साल तो हम ऐसे डिपार्टमेंटल एक्टिविटी और भी तमाम चीजों में, क्योंकि जब आप स्कॉलर होते हैं कहीं पर और फुल फ्लेज स्कॉलर होते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई बार, अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा मेरे को भी कहने में बड़ा वैसा लगता है, लेकिन फिर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब आप PhD करते हैं तो आप काफी घिसे जाते हैं कुल मिला के। तो वो जो घिसाई होती है वो आपकी काम को तो लेके होती है, लेकिन डिपार्टमेंटल बहुत सारे काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी मिलने लगते हैं। यदि खासकर रिसर्च स्कॉलर थोड़ा ठीक ठीक किस्म का फंस गया तो उससे तो सब काम करवाएंगे, फिर तो पढ़वाएंगे भी, और भी जो भी काम है, टीचिंग भी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और भी जो एक्टिविटी। खैर वो तो अच्छी बात है, वो आना भी चाहिए, सभी को आना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। तो ये है हमारा डेटा एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन डिस्कशन हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर 6 कंक्लूजन, ये आपका होगा। कंक्लूजन हमेशा अपनी भाषा में होता है ना, तो ये आपका होगा। एप्लीकेशंस, जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, नीचे देख लीजिए, एप्लीकेशन मैंने लिखा, उसको आप ऑब्लिक इम्प्लीमेंटेशन भी ऐड कर लीजिए। इम्प्लीमेंटेशंस, कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी इम्प्लीमेंट हो सकती है। फिर तीसरा पॉइंट है कंक्लूजन वाले चैप्टर में, उसको कहते हैं लिमिटेशन एंड सजेशन। हमने कल लिमिटेशन और सजेशन की खूब बातें कर ली, यहां रिपीट नहीं करूंगा। रेफरेंसेस API स्टाइल में होगा, यहां मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि हर एक रिसर्च स्कॉलर्स को अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमारा रिव्यू ऑफ रिसर्च और रेफरेंस हमेशा APA पैटर्न में ही चलना चाहिए, तो वो ऐसा चलाएं। अपेंडिक्स का मतलब होता है, तो जो भी आप टूल्स यूज करते हैं, जो भी टेस्ट यूज करते हैं, कई बार कुछ लोग फोटोग्राफ्स भी लगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ फोटोग्राफ्स बैंड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी ऐसी जगह रिसर्च कर रहे हैं जिसकी फोटोग्राफ लेना मना है, जैसे कैदियों के बीच काम करना चाहते हैं, और कैदियों के बीच में आप फोटोग्राफ ले तो लिया, लेकिन आप उसको रिसर्च में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाईली कॉन्फिडेंशियल रिसर्च होती है इस तरीके की रिसर्चेस, तो हम उसको इस तरह से रखते नहीं। कहीं आप वृद्धाश्रम में हैं, वहां पे भी उनकी कुछ लीगल पॉलिसी है कि आप हमारे फोटोज को बाहर लीक नहीं करेंगे। तो ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम है, जहां बच्चे भाग भाग के जाते हैं, कहीं से भागे हुए हैं और अनाथ आश्रम में चले गए हैं, तो कई बार हम फोटोग्राफ्स वहां पर नहीं रखते हैं। तो मैंने केवल टूल्स और रिसर्च पेपर, तो मैंने शायद रिसर्च में फोटोग्राफ्स मैंने लगाए नहीं है अपने, फिर भी आपको फोटोग्राफ दिखाना था, इसलिए ये उचित समझा। तो अपेंडिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? परिशिष्ट।
तो परिशिष्ट मीन्स आपके जो और भी काम, सपोर्टिव काम हैं आपके रिसर्च को, है ना, दिशा धारा देते हैं, तो उसको। तो ये रही बात हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेके। ठीक है, इसमें किसी के कोई सवाल हो, लॉजिकल सवाल करिएगा। अब मेरे से ये मत पूछेगा कि हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखेंगे, टूल्स क्या है, ये नहीं पूछेगा। कोई लॉजिकल सवाल है तो वो पूछिए। चलिए आगे चले। हाँ जी। सर, ये जो आपने क्रिएटिव टेस्ट आप ले रहे थे, आफ्टर आपने 40 डेज का मतलब एक्सपेरिमेंट रखा था, तो एवरी डे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं मेरे रिसर्च को। 40 डेज नहीं था मेरा, ठीक है, मेरा 55 डेज था। ठीक, हाँ, और वो sorry, sir. कंटिन्यूअसली था। मेरा ऐसा भी नहीं था कि अल्टरनेट डेज हैं। इवन हाँ. मैं तो संडे को भी पहुंच जाता था। बच्चे इतने पैशनेट हो चुके थे कि इंस्टीट्यूशंस खुल जाता था, संडे को भी मेरे को काम करना होता था। और मेरा दूसरा, जैसे बीच में जब मैं काम कर रहा था, ये डेटा कलेक्शन जो है ये गर्मियों का है, इस महीने का है, और इस महीने कुछ ज्यादा छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं, नए वर्ग की चीजें। तो बीच में 15 दिन का गैप हुआ, तो मैंने उस 15 दिन के गैप को भरने के लिए फिर 15 दिन की फिर मैंने प्रैक्टिस कराई कि हमारा कुछ गैप नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, और पूछिए। सर, क्वेश्चन ये था कि वही टेस्ट एवरीडे रिपीट होता था, सेम क्रिएटिव टेस्ट हो रहा था, तो क्या उनकी एक्सपर्टाइज आ जाती कि वो फिर क्रिएटिविटी नहीं, उनकी प्रैक्टिस से ही वो हो जाता था? अब वो तो टेस्ट जब मैंने अप्लाई किया, वो तो रिजल्ट आपको बता रहे हैं कि अप्लाई तो हुआ, जो कि 55 to 60 डेज मींस 2 महीने आप किसी को अभ्यास कराएं, उससे पहले आप कोई टेस्ट भरा। और टेस्ट ऐसा था नहीं कि भाई आपको केवल और केवल कोई चीजें आपको केवल लिखनी है, आपको तो करके बताना है ना। ये तो परफॉर्मिंग टेस्ट था, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चनर को ऐसा टेस्ट मैंने चुना जिसमें आपको कुछ याद ही न रहे। अदरवाइज मैं अभी आपसे पूछूं आपको नींद कितने घंटे आती है, तो आप लिखेंगे साहब 5 से 6 घंटा। 60 दिन बाद मैं आपसे पूछूं आपको नींद कितने घंटे आती है, तो आपको दिमाग में पहला ही आंसर बना रहेगा 5 से 6 घंटा, आप फिर से वही टिक कर देंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखने जैसा उस तरीके से है नहीं ना, और जो लिखा भी है वो याद रहेगा नहीं 70 दिन बाद, 60 दिन बाद। क्योंकि ये कैसा टेस्ट था, तो ये परफॉर्मिंग था, आपको करना है, लिखना है। मैंने इसीलिए क्वेश्चनर्स मतलब वही टेस्ट मैंने रखे हैं जिसमें आपको यहां से मशक्कत करनी है, तभी तो क्रिएटिविटी का पता चलेगा ना कि आप कितने क्रिएटिव हैं। 2 बार टेस्ट हुआ, एक बिफोर द प्रैक्टिसेस और एक आफ्टर द 55 डेज ऑफ प्रैक्टिसेस। ओके, थैंक यू सर। और कोई आगे चले? चलो सर। कहाँ चलो? Sir, not 55 days of practices, not after 55 days. Actually, every day you are recording, no? मैं सारे दिन जो है, मतलब हर दिन तो प्रैक्टिस कराता था, लेकिन सारे टाइम आपको परफॉर्म नहीं करवा सकता था ना, क्योंकि एक टेस्ट को परफॉर्म कराने में 51 मिनट जाते थे। 45 मिनट की तो मेरी प्रैक्टिस ही थी। तो बच्चे पगला जाते यदि मैं दिन भर उनसे टेस्ट ही भरवाता रहता, तो बोले करवाएगा क्या ये तो दिन भर तो कुछ ना कुछ भरवाता रहता है। तो इसीलिए मैंने उसको प्री पोस्ट, तो मेरी रिसर्च डिजाइन क्या थी, प्री पोस्ट कंट्रोल ग्रुप रैंडम डिजाइन। हालांकि मेरी रैंडम डिजाइन थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चीजों को बनाया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, बिना किसी समय को जाया किए हुए आगे आते हैं। अक्षय, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, अदरवाइज मेरे को लगेगा कि सर एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे इसमें आई स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ वार्म अप ऑफ सहज व्यायाम। एक सेकंड मैडम, मैं क्लास में हूँ। हाँ क्लास में। हाँ क्या बता रहे हैं अक्षय? सर मैं थोड़े सहज व्यायाम लेता हूँ बिफोर आई गो अहेड विद नाद प्रैक्टिस, सो वो इट इज ओके टू इंक्लूड दैट? ओके हाँ ठीक है, चलेगा, है ना, चलेगा। ओके थैंक यू सर। लेकिन कोशिश करिएगा कि उस सहज व्यायाम को प्राइमरी मत रखिएगा, वो सेकेंडरी है ना। हाँ, आपका मेन तो आपका नाद योगी है। आप नाद योग की प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उसके टाइम्स ड्यूरेशंस को लेके, इफेक्ट है ना, और उसके तमाम चीजों को लेके। जो प्रिपरेशन पार्ट है वो सहज व्यायाम अपना रोल उस तरीके से प्ले करेगा प्रिपरेशन के लिए। नाद योग के लिए आपको प्रिपेयर होना है, तो सहज योग उसके लिए तैयार होगा, ठीक है।
हाँ सर। आगे चलते हैं। हमारे ये जो कुछ Thanks, sir. ऐसी आंखें हैं जो थियोरेटिकल में भी हमसे आशा कर रहे हैं कि सब थियोरेटिकल का कुछ बोलोगे या ऐसे बस आज फेंक के चले जाओगे, तो हम कुछ थियोरेटिकल का भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जो कंसेप्ट है ध्यान रखिएगा, मैं इसमें आपको कुछ क्लू देके जाऊंगा, कुछ आपको लिंक प्रोवाइड करके जाऊंगा या कुछ आपको इस तरीके से विजन देके जाऊंगा कि आप काम कैसे करें। और आपको ध्यान रखें कि सबसे इजी टास्क होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यदि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से खेलना आ गया तो आपके लिए ऐसे चुटकियों का काम होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेकिन सबसे कठिन रिसर्च जो होती है वो होती है थियोरेटिकल रिसर्च। लेकिन हमारे भारत में कहानी क्या है कि थियोरेटिकल रिसर्च को ही सबसे आसान मान लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि थियोरेटिकल रिसर्च में करना कुछ नहीं है, इधर से लिया उधर से लिया फिर इसको लिया फिर इधर पकड़ेंगे इधर लिया सारा मिला के कंपाइल करके बंच करके और स्पाइरल बाइंडिंग करके और ऊपर बढ़िया अपना नाम गोल्डन प्लेट में रखते हैं और नीचे गाइड का नाम लिखते हैं और अब बढ़िया सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने ये काम किया। तो ये आपने काम नहीं किया, ये आपने कंपाइलेशन किया। तो गहरा डिफरेंस है कंपाइलेशन और रिसर्च में। और जो लोग थियोरेटिकल काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो कंपाइलेशन के साथ साथ उसमें उनको नया विजन भी देना होता है। अब आप देख लीजिए कि कहां कहां आप नया विजन दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन में ये जो चैप्टर है ये, ठीक है, सभी देखिएगा। चैप्टर 1 जो है वो सभी के लिए मैंने बता दिया था, चैप्टर 1 में क्या क्या होता है। चैप्टर 2 में भी मैंने बता दिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स भी हो सकते हैं, आपके स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अब ध्यान रखिए, हम यहाँ पर डिस्कस की, क्योंकि यहाँ कॉमन पैटर्न मेरे को दे पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन भी है, इसलिए आप जिनके जिनके अंडर में हैं आप उनसे जब बातें करेंगे कि साहब हमारा कंपैरेटिव स्टडी है, तो कंपैरेटिव स्टडी कैसे करें, तो अब वो आपके गाइड भी आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव कंपैरिजन कैसे करते हैं। कुछ गाइड जो होते हैं वो कंपैरिजन को अलग तरीके से देखते हैं, कुछ गाइड जो है वो कंपैरिजन को अलग तरीके से, तो सबके अलग अलग जो है वो विजन है। ठीक है, तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर कुछ बातें कहूंगा जो कॉमन तो नहीं है, क्योंकि कॉमन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी मेरे से, क्योंकि हर एक पर्सन का कंपैरिजन अलग अलग या हर एक पर्सन का जो विजन है कंपैरेटिव स्टडी का वो अलग अलग हो सकता है। तो पहले चैप्टर की बात तो चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक हम लेते हैं, है ना, और एक टॉपिक हम लेते हैं कि बुद्ध का अष्टांग योग और पतंजलि का अष्टांग योग, इसमें कंपैरिजन करना है। सिंपल सा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी। अब इसमें आपने पहला चैप्टर तो लिख लिया है और उस पहले चैप्टर में सब कुछ ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है अब वो बुद्ध और पतंजलि के इर्द गिर्द बातें यहाँ होंगी, उन्हीं के आसपास बातें घूमेंगी, है ना, और उन्हीं के साथ साथ आप जो भी आपको यहाँ पे रिव्यूज दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हैं यहाँ से। चैप्टर 2 में कई बार आप लिखेंगे, जैसे अब इन्होंने लिखा कि टॉपिक मैंने क्या बताया कि बुद्ध का अष्टांग योग और पतंजलि का अष्टांग योग, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो चैप्टर 2 में क्या लिखते हैं, कुछ लोग कुछ टीचर्स लिखवाते हैं अष्टांग योग जो है वो बुद्ध का, तो यहाँ बुद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांग योग। चैप्टर 3 में क्या लिखवाएंगे, अष्टांग योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। चैप्टर 4 में क्या लिखाएंगे, तो चैप्टर 4 में लिखाएंगे कंपैरिजन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ अष्टांग योग इन डिफरेंट आइडियोलॉजी लाइक अष्टांग योग अकॉर्डिंग टू बुद्ध अकॉर्डिंग टू पतंजलि। तो यहाँ पर कंपैरिजन में क्या है, देयर आर सम सिमिलरिटी और देयर आर सम अनसिमिलरिटी, इस तरीके से भी कराते हैं। कई बार 5वें चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां कंक्लूजन आ जाता है और रेफरेंस आ जाते हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो अलग तरीके से कंपैरिजन कराते हैं, जैसे एक मेरे पास ये पेपर है, आप सभी देखिए क्या होगा। हाँ ये देखिए, एक पेपर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको शायद थोड़ा सा आइडिया मिलेगा।
मैं अपने डेजर्टेशन पहले बंद कर दूं। ठीक है, अब आप शोध गंगा पे जाइए। ठीक है, और शोध गंगा पे आप लिखिए कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टडी लिखा, आप लिखिए कंपैरेटिव स्टडी। आपको केवल आइडिया लेना, ध्यान रखिए मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूं, यहाँ मैं और कुछ नहीं बताने वाला। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव। सो कंपैरेटिव स्टडी में देखिए, आपने जैसे क्लिक किया इधर, आपके सामने कुछ चीजें खुल के सामने आ गई। आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, यस सर। ये है क्रिया योग और कर्म योग, अ कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, अब हम इस काम को देखें, इस पे हम ओपन करें इसको, है ना, और ये काम देखिए इन्होंने क्या किया होगा। तो हम इनके कंटेंट पे जाते हैं और कहीं जाने की कोशिश नहीं करते हैं, और इनके कंटेंट पे जाते हैं। या आपको टाइटल पढ़ना है तो ये हिंदी में इन्होंने किया होगा काम, तो आप देख लीजिए, क्रिया योग एंड कर्म योग का कंपैरेटिव स्टडी। हालांकि इंग्लिश में काम है इनका, हम इनका जाते हैं इनके कंटेंट में। कंटेंट से पता चलेगा कि इनका चैप्टराइजेशन कैसा है। सभी लोग आप कंटेंट में ही हमेशा जाने की कोशिश करना, कंटेंट से पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या है। तो देखिए, इन्होंने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन लिखा है, तो डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चूंकि इनका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है इनका क्रिया योग और कर्म योग, कंपैरेटिव स्टडी। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का है, फिलोसफी कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। ठीक है, कोई प्रोफेसर होंगे। ठीक है, ये हैं आपके प्रोफेसर साहब, यहीं के हैं। तो अभी की लेटेस्ट 2020 की रिसर्च है, थीसिस है, सबमिट हुई है। तो आप ये देखिए, अब इनके प्रोफेसर साहब ने कैसे कराया है काम। अब प्रोफेसर साहब ने इंट्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बोली है, एजुकेशनल, डिजीज, इवोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद मम धर्म, धर्म, ड्यूटी, फिलोसफी, फिलोसफी वेदास, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी, क्लासिफिकेशन ऑफ थेस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, एस्थेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये इनका पहला चैप्टर, और लास्ट में रेफरेंस। फिर दूसरे चैप्टर में देखिए श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि बातें किसकी हो रही हैं? बातें हो रही हैं क्रिया योग और कर्म योग। सो कर्म योग कहां पर है? भगवद गीता में। क्रिया योग हो सकता है पतंजलि का भी हो सकता है, या योगानंद का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। यहां समझ में आएगा कि इन्होंने क्या लिया है। श्रीमद् भगवद गीता ले लिया, इंट्रोडक्शन, द ग्लोरी ऑफ भगवद गीता, महाभारत, व्हाट इज द भगवद गीता, है ना, मेनी गीताज। फिर और तमाम चीजें लिखने के बाद गीता के 18 अध्याय, मेन कंसेप्ट ऑफ भगवद गीता, मेडिटेशन, मेन कंसेप्ट ऑफ द लिबरेशन, कोट ऑफ भगवद गीता। फिर उसके बाद रेफरेंस दे दिया। फिर योग की बात आ गई, तो यहाँ योग आ गया चैप्टर 3 में, इंट्रोडक्शन टू योग, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल मिथ्स, चित्त प्रसादन। फिर उसके बाद बेनिफिट, ज्ञान, भक्ति, कर्म, हठ, जप, नाद। फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि, योग सूत्र, चित्र, ये सब इनको जो मनाया उन्होंने लिखा। ठीक है, कई बार हम लोग भी जब ठीक ठीक थीसिस पढ़ते हैं तो हम इस थीसिस में भी कमियां निकाल लेते हैं। खासकर यहाँ भी प्लस भी निकाल सकते हैं, माइनस भी निकाल सकते हैं। अब चौथे चैप्टर में देखिए इन्होंने क्या किया, क्रिया योग एंड कर्म योग। अब यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन किया है। सो क्रिया योग अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, है ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर उन्होंने स्वाभाविक है क्रिया योग का जो प्रतिफल है क्या है, सूत्र बताओ जल्दी से, क्या है कि क्रिया योग क्यों करते हैं, बताओ। क्लेश तनु करणार्थ। आगे समाधि। क्या है? समाधि। सो क्लेश तनु करणार्थ, समाधि भावनार्थश्च। तो ये क्लेश की बात होगी, फिर क्लेश सूत्र सारे आगे, फिर समाधि की भी बात है तो समाधि का भी दे दिया। अब कर्म योग को देखिए इन्होंने दे दिया। अच्छा, एक मजेदार चीज, क्रिया योग अकॉर्डिंग टू तंत्र शास्त्र। तंत्र में भी क्रिया योग कहीं है, जहां भी होंगी, है ना, तंत्रों में उनको उन्होंने रखा। अब कौन से तंत्र बुक को रखा, ये पेज पे जाने पे पता चलेगा। फिर उन्होंने कर्म योग रखा।
कर्मयोग के थ्रू उन्होंने बताया कर्मयोग क्या है, ठीक है, नीड ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, फीचर्स ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ एक्शन, एक्शन इन एक्शन, ठीक है, ये सारा भगवत गीता के अकॉर्डिंग चल रहा है। स्पेशल फीचर्स ऑफ कर्मा, बॉन्डेज, एक्शन, कंपैरिजन बिटवीन, अब यहाँ कंपैरिजन किया है 4.23 में आके, देख लीजिए सभी लोग, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव स्टडी। अभी तक इन्होंने क्या किया है, अभी तक इन्होंने सबको सेपरेट एंटाइटी में रखा, अब 4.23 वाले सब पॉइंट में आके अब कंपैरिजन कर रहे हैं 180 पेज में। अब 180 पेज से लेके 183 तक केवल इन्होंने कंपैरिजन किया है। पूरी थीसिस में टाइटल का नाम क्या है, कंपैरेटिव स्टडी, और कंपैरेटिव स्टडी कितने पेज की है, 3 पेज की। तो बाकी पेजेस में, बाकी चैप्टर में क्या रहा, तो देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। अब चैप्टर 5 कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस जो आपको लिखना, हालांकि सिनॉप्सिस जो है वो ड्यूरिंग पीएचडी है ना, आफ्टर पीएचडी आप सिनॉप्सिस सबमिट कराते हैं, तो सिनॉप्सिस एक अलग मसला है वो, ठीक, हम यहाँ पे नहीं जाते हैं, हम तो केवल बात कर रहे हैं 5वें चैप्टर तक की, ठीक है। यस नीता, नीता जी को अनम्यूट करिए, बालाजी। सर मैंने कुछ नहीं किया, वो बाय मिस्टेक कुछ हुआ। सर आप म्यूट पर हैं। सर बाय मिस्टेक हुआ सर। सर आप म्यूट पर हैं। बाला सर, आपको एक जन को म्यूट करने को कहते तो सबको म्यूट कर सब। फिर से म्यूट कर दिया। कुल मिला के आप मजे ले रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा, अब मैं आपसे कुछ और चीजें भी शेयर करूंगा। ये तो रही बात एक स्टडी, अच्छा ये शेयर नहीं हो रही है, रुकिए, ये देखिए दूसरा। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, एक तो ठीक है इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी दी, अब हम दूसरे कंपैरेटिव स्टडी में आते हैं, जैसे पातंजल राजयोग एंड योग उपनिषद, इसको उठा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या कंपैरेटिव किया है, ये भी किसी के अंडर में रही होगी थीसिस, अभी आपके यहाँ की है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है ना, आपकी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी है पुणे की, काफी फेमस है। और इनका टाइटल देख लीजिए, पातंजल राजयोग एंड योग उपनिषद। कंसेप्ट देखिए, राजयोग पतंजलि का और योगोपनिषद, इनको उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी में डाला है। अब क्या किया होगा, तो देखते हैं क्या किया होगा इन्होंने। तो आप लोग देखिए क्या किया होगा और आप लोग भी समझिए। तो टाइटल तो आप सभी ने पढ़ ही लिया, ये आपका टाइटल है हमारे सामने। अच्छा, इनकी थीसिस भी नहीं ओपन हो रही, क्या बात है भाई, ओपन करो भाई। हाँ यस, ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं फिलॉसफी डिपार्टमेंट के होंगे, संस्कृत के होंगे। यस, सेंटर फॉर द एडवांस संस्कृत इन स्टडी, ठीक है, डॉक्टरेट हुए हैं 2005 में हुए हैं। और इनके काम को देखिए कि इन्होंने क्या किया है। तो हम फिर से इनके कंटेंट में जाते हैं और कंटेंट से हमें पता चलेगा, ठीक है। सो कंटेंट में आते हैं और कंटेंट क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए सभी लोग देखिए, कंपैरेटिव स्टडी है, कंटेंट हमेशा आप शोध गंगा को अपना वेपन मान लीजिए, खासकर जो लोग थियोरेटिकल काम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो, कंपैरेटिव स्टडी हो, क्रिटिकल स्टडी हो, एनालिटिकल स्टडी हो, सब शोध गंगा पे आओ और सब शोध गंगा पे आके चैप्टर देखो, कंटेंट वाला चैप्टर जरूर खोलो, कंटेंट वाला, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सभी देखिए, चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम्स, जो अभी मैं शेयर कर रहा था, नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क, ये ठीक ठाक काम करवाया इनके गाइड ने। मतलब इनका गाइड जो है, मेरे भी विचार थोड़े बहुत इनसे मिलते जुलते हैं इनके गाइड से, ठीक है। दूसरा, उसी में उन्होंने सब पॉइंट बना दिया, इंट्रोडक्टरी सब पॉइंट बनाया, जनरल कंटेंट ऑफ 7 योग उपनिषद, तो उन्होंने केवल 7 लिया है,
ठीक है। कंटेंट ऑफ योग सूत्र ले लिया है, और योग उपनिषद कौन कौन से हैं, तो अमृत नादो उपनिषद है, क्षुरिको उपनिषद है, दर्शनो है, योग कुंडल, चूड़ामणि, योग तत्व उपनिषद और शांडिल्य उपनिषद इन्होंने सिलेक्टेड कर लिया है। भले नाम ऊपर योग उपनिषद दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए योग उपनिषद टोटल कितने हैं। एनीवन, कितने हैं टोटल? 21 है सर। 21 20 है ना। सो 20 कई जगह 21 कहते हैं, लेकिन वो 20 कई जगह कंसीडर है। तो इन्होंने उसमें से केवल 7 लिए हुए हैं, 7 योगोपनिषद में से 7। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ये बताएंगे भी, 11 to 17, 18 to 23, 23 to 33, 34 to 40 इसमें आप देखिए। अब चैप्टर 2 में क्या आया? चैप्टर 2 यम, यम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टर्मिनोलॉजी, फिर पर्टिकुलर्स में आ गए। तो पर्टिकुलर्स में क्या आए, तो आप ये देखिए पर्टिकुलर्स में आए डेफिनेशन ऑफ यम, डिवीजन ऑफ यम योग सूत्र, डिस्क्रिप्शन ऑफ यम इन योग सूत्र, डिस्क्रिप्शन ऑफ एडिशनल यम्स इन डिस्क्राइब्ड इन योग उपनिषद, और कौन से वो जो 7 योग उपनिषद दिए हैं उनमें यम क्या क्या है। क्योंकि राजयोग की बात हो रही है ना, तो राजयोग में क्या क्या आ रहा है? अष्टांग योग पूरा, यम, नियम, आसन, तो एक एक चीज को लेके देखिए लिख रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इनकी थीसिस जो है वो भी बहुत बड़ी होगी। ये नियम को भी देखिए अलग से लिया इन्होंने, और नियम किसमें? नियम इन अकॉर्डिंग टू पातंजल योग सूत्र और अकॉर्डिंग टू योग उपनिषद। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। और चौथा चैप्टर आसन, सेम वही लिखा है। आसन में देख लीजिए, ठीक है। भले इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ आसन इन हठ योग प्रदीपिका लिया, लेकिन बाद में वो दिखाएंगे भी कि उपनिषदों में कहां पर आसन के कंसेप्ट आते हैं, डिवीजन क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, और इनके खूब सारे चैप्टर बने होंगे, ऐसे देखते ही लग रहा है। चैप्टर 5 प्राणायाम ले लिया, चैप्टर 6 इस, अब देखिए इन्होंने क्या क्या, इनकी ब्यूटी देखिए। इनका काम जो है वो मुंबई वाले काम से कई गुना बेहतर मैं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर कंटेंट को पकड़ के कंपैरिजन किया है, और वहां क्या कर रहे थे वो लोग, वहां पे बहुत सारी चीजें वर्थलेस लिखी और लास्ट में 4 लाइन में कंपैरिजन किया है क्रिया योग और कर्म योग को। तो यदि वो चाहते तो वो कर्म योग को भी डिफरेंट तरीके से देख सकते थे, क्रिया योग को भी डिफरेंट तरीके से देख सकते थे। क्रिया योग में भी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को भी वो भगवत गीता के अकॉर्डिंग देख सकते थे, और है ना पातंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल अलग अलग पता नहीं कहां से कुछ ना कुछ किया है। तो मेरे से यदि कोई कहे कि आप दोनों थीसिस का वैल्यूएशन करिए और मार्क्स दीजिए, तो मैं शायद इसको ज्यादा सही तरीके से मैं इसको सामने रखूं। फिर देखिए क्या किया, चैप्टर 6 प्रत्याहार, चैप्टर 7 धारणा, चैप्टर 8 ध्यान, और चैप्टर 9 समाधि, और उसके बाद चैप्टर 10 कंक्लूजन। अब देखिए इन्होंने अलग से कोई कंपैरेटिव स्टडी का चैप्टर नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर में कंपैरिजन हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, हर एक चैप्टर में कंपैरिजन हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपका गाइड क्या आपसे करवा रहा है कंपैरिजन, है ना। तो यहां पर मैं आपको आपकी सोच को फ्री छोड़ता हूं, आप अपने गाइड से बात करिएगा, और वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से काम वो आपसे करवाना चाहेंगे, वो बातें कंपैरेटिव स्टडी की है। ठीक है, ओके। तो ये रही बात कंपैरेटिव स्टडी को लेके। जिन लोगों की डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, जैसे फॉर एग्जांपल द इफेक्ट, कोई एक टेक्निक्स को आप लेके चल रहे हैं, है ना, और उस टेक्निक्स पे आपको काम करना है, जैसे आपको फास्टिंग पे काम करना है और उपनिषदों में फास्टिंग ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ पर सर्च करूं फास्टिंग, देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फास्टिंग इन उपनिषद। अब यदि इनके पास होगा, देखिए अष्टांग योग इन उपनिषद, कंपैरेटिव स्टडी, फास्टिंग वर्ड कहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर साइड में भी कीवर्ड्स आते हैं ना, कीवर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फास्टिंग, हिंदू रिचुअल्स, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल, इम्पैक्ट ऑफ तक्रधार, शिरोधार, ये आयुर्वेद का टॉपिक हो गया है। कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, प्रेडिक्टिव फास्ट, अच्छा फास्ट बॉलिंग क्रिकेट। देखिए फास्ट शब्द जो उपवास लिखते हैं शायद आ जाए,
उपवास। देखिए उपवास, ये स्टडी आप उपवास इन निराहार। कहाँ है हमारा ये, क्या आभा यादव है इस समय यहाँ पे? आभा, हाँ सर मैं हूँ। हाँ ये देखो स्टडी आप उपवास इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे स्टडी ऑफ उपवास एंड निराहार दीक्षा इन इंडियन ट्रेडिशंस, कितना सुंदर टॉपिक है। निराहार दीक्षा होता है जब कई बार जब आप स्पिरिचुअल इनिशिएशन में होते हैं, गुरु दीक्षा में एक दीक्षा है मंत्र दीक्षा, निराहार दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, है ना, यज्ञोपवीत दीक्षा, इस तरीके से दीक्षाएं चलती हैं। तो एक निराहार दीक्षा है। देखिए और क्या है, आयुर्वेद सिद्धांत एवं दर्शन, थोड़ा थोड़ा आप इसमें देखिएगा, हिंदी में भी कुछ होगा या इंग्लिश में भी कुछ होगा, आप इनका उपयोग करिए, ढूंढिए, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ मिलेगा। जैसे मैं फास्टिंग ही केवल लिखूं शायद कुछ मिलता। फास्टिंग, प्रेडिक्टिव वेरिएबल इन फास्ट बॉलिंग, क्या क्या आ रहा है इसमें, फास्ट बेसिल्स, फास्ट, उपवास, लंघन भी कहते हैं ना, लंघन, लंघन, लंघन भी आपको मिल जाएगा। देखिए लंघन पे कितना काम हुआ है। आप चाहें तो ऐसा भी ढूंढ सकते हैं, जैसे लंघन को यहाँ गूगल में जाइए और उपवास लिखिए, उपवास, रुकिए गूगल हिंदी में निकाल के देता है क्या, उपवास, गूगल स्कॉलर में लिखते हैं। तरीके कुछ भी हो सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में जाइए, यहाँ लिखिए उपवास, वो अपने आप हिंदी में करके दे देगा। यहाँ इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिए, एक सेकेंड, इंग्लिश में ये क्या, हिंदी कर देते हैं इसको, हिंदी, उपवास, 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 यहां से इसको उठाइए, कॉपी करिए, शोध गंगा में जाइए, पेस्ट करिए, अब सर्च करिए, देखिए कुछ मिला। देखिए उपवास पर कुछ आया क्या, मृदुल सिन्हा, ये उपवास यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन 5 ही स्टडी है। शमशेर इतिहास संस्कृत, वहाँ का हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, रिस्क, सिन्हा के साहित्य मुंबई सामग्री विशेष संदर्भ में। अब लंघन लिखिए, शायद लंघन का कुछ आ जाए। लंघन, लंघन है वो, लंघान यहाँ लिख के आ रहा है, वहां पे एडिट करते हैं हम लोग। लंघन, लंघन, देखिए लंघन पे कुछ आया क्या, समझे, इस तरीके से तो कुछ इंग्लिश में ही हो सकता है। उपवास, फास्टिंग थेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, देखिए कुछ आता है। फास्टिंग, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, एनालिसिस ऑफ द एनालिसिस इमोशनल फोकस, फास्टिंग, इंजीनियरिंग, फास्टिंग, 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 अच्छा, फास्टिंग, फिर आगे लग सकता है नेचुरोपैथी। देखिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द जैन वे ऑफ द लिविंग एंड नेचुरोपैथी, रोल ऑफ नेचुरोपैथी प्रैक्टिस ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, नेचर क्योर। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा फास्ट मिलेगा। रोल ऑफ फूड, जहां फूड की बात आएगी वहां फास्टिंग भी आएगा। इफेक्ट ऑफ, हाँ इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा ढूंढेंगे तो मिलेगा। इफेक्ट ऑफ सेलेक्टेड यौगिक एंड नेचुरोपैथिक प्रैक्टिसेस ऑन सिस्टमैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटिस थ्रू योग एंड नेचुरोपैथी, ऐसे भी इनके काम हैं। और जैसे आप यहां पर जाइए और उपवास डालिए, चिकित्सा, तो उपवास चिकित्सा के बारे में बाप रे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। उपनिषद कुछ कहते हैं क्या,
तो उपनिषद कुछ कहते ही होंगे, ठीक है। उपवास चिकित्सा, इतनी किताबें हैं, व्रत या उपवास, ठीक है। अब ये तो बुक्स के नाम आ जाएंगे, द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फास्टिंग। इंग्लिश में भी मिलेगा आभा, तो आप इंग्लिश का भी ट्रांसलेट करिए, ठीक है। ठीक है सर। जैसे ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग का व्रत या उपवास। हालांकि थोड़ा थोड़ा उन्होंने अलग कंसेप्ट दिया, लेकिन आपको उपनिषदों में भी ढूंढना है तो उपनिषदों में भी जाने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जैसे आप देखें, ये कोई बुक का नाम दिखाएंगे अभी, फिर भी जैसे आपने क्या लिखा, उपवास चिकित्सा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ मिलेगा ये, तो आप इसको गूगल करके यहाँ जाइएगा, मोर में जाइएगा और बुक्स में ढूंढिएगा। बुक्स देख रही हैं आप, बुक्स। हाँ सर। अब मैंने बुक्स किया, अब उपवास से रिलेटेड जितनी बुक्स आएंगी, ठीक है ना, यहां पर मैं उपनिषद भी लिख देता हूं, उपनिषद। जहां 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 कुछ होगा उपनिषद जैसी बातें होंगी, वो निकाल के देगा आपको, ठीक है। भारतीय संस्कृति विज्ञान, यहाँ पर उपवास व्रत की बातें देखिए किया हुआ, ये थोड़ा थोड़ा सब बता रहा है, ठीक है। रिलीजन एंड यूथ, अब वो एक बार देखना है, कुछ मेहनत आपको भी करना है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पॉसिबल है। सो आज अच्छा, व्रत भी लिख सकते हैं, हाँ, अशोक कुमार शर्मा जी सजेस्ट कर रहे हैं, व्रत भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो भी सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग भी आप ढूंढ के लिखिए। जैसे कुछ लोगों के टॉपिक और भी ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक कंसेप्ट लिया होगा। नीतू है यहाँ पे, नीतू सिंह, नहीं है ना नीतू? No, sir, I'm here. I'm here. Good evening, sir. कहाँ है? अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे इनका जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है नीतू आपका, बताओ सबको। Sir, an efficacy of yoga props to achieve this thing, stability in asanas. हाँ, अब जैसे इनका जो टॉपिक है, ये योग प्रॉप्स के इफिकेसी को देखना चाहती हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति पोस्चर्स कर रहा है तो पोस्चर्स में स्टेबिलिटी लंबे समय तक कैसे बनी रहे, ऐसा ही है ना, ठीक है। और वो कैसे उस फ्लेक्सिबिलिटी को या उस पोस्चरल अचीवमेंट को अटेन कर पाए। तो अब इनका जो काम है, ये कैसा काम है, तो ये काम है तो थियोरेटिकल, लेकिन ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को कैसे जिंदा रखते हैं लंबे समय के लिए। कोई भी टेक्निक, अब ये प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं या ये कोई भी और भी चीजें हो सकती हैं, इनका यूज करके ये करेंगे। तो इनका जब चैप्टराइजेशन होगा तो ये कैसा रखेंगे, तो चैप्टर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, चैप्टर 2 में इनको जो रिव्यू लिखना है वो इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो प्रॉप्स के यूज हुए हैं। जैसे इनको सबसे ज्यादा मदद आएगी इंस्ट्रूमेंटल योग, जो सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर है। तो इंस्ट्रूमेंटल योग के रिसर्चेस जब ये देखेंगे और खासकर उनकी थेरेपियों को भी देखेंगे कि कई बार इंस्ट्रूमेंटल योग का मतलब है कि आप कुछ प्रॉप्स, कुछ रोप्स, कुछ ऐसे जुगाड़ कहते हैं ना उसको, आप चेयर्स वगैरह या पिलो या वुडन कुछ ऐसी चीजें लगा के आप कैसे थेरेपी देते हैं। ये थेरेपी प्लस प्रैक्टिस दोनों साथ में लेके उसको अपने रिव्यू आप में मेंशन करके लिख सकती हैं। और जब वो और चैप्टर में आएंगे तो उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल, व्हाट इज द प्रॉप्स, और प्रॉप्स के क्या वेरिएशन है, प्रॉप्स के टाइप क्या है, प्रॉप्स का ओरिजिन कहां से हुआ, प्रॉप्स की शुरुआत कैसे हुई, प्रॉप्स जरूरी क्यों है। सो द कंसेप्ट ऑफ प्रॉप्स इन डिफरेंट पैटर्न्स, कि प्रॉप से हो क्या क्या रहा है। तो एक प्रॉप्स यदि आप यूज कर रहे हैं, उस प्रॉप्स का फिजिकल अलाइनमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उस फिजिकल से मेंटल अलाइनमेंट, चूंकि वो स्टेटमेंट इनका आपने देखा होगा टॉपिक में, ये लास्ट में क्या कह रही हैं कि प्रॉप्स के एप्लीकेशन से जो आपके आसन का अचीवमेंट है, मींस कैसे स्टेबिलिटी और ब्लिस और हैप्पीनेस दोनों बनी रहे। तो उनको जहां जहां इन्होंने स्टेबिलिटी और ब्लिस हैप्पीनेस मींस वो फिजिकल की भी बात कर रही हैं और मेंटल की भी बात कर रही हैं, फिजिकल की बात हो रही है, मेंटल की भी बात हो रही है। तो वो इस तरीके से चैप्टर 3 को वो अरेंज करेंगी कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द प्रॉप टू मेंटेन योर फिजिकल परफेक्शन एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रॉप्स टू अटेन द मेंटल
स्टेबिलिटी एंड द मेंटल स्टडीनेस या परफेक्शन, ऐसा करके। तो मतलब प्रॉप्स के बारे में इस तरीके से विजन देंगे कि लोगों को लगेगा कि यस इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रॉप्स। तो यहाँ प्राइमरी इन्होंने क्या सेट कर दिया, प्रॉप्स, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे किया ना, इफिकेसी ऑफ द प्रॉप्स। तो देखिए टॉपिक से हमारे चैप्टर्स बनते हैं, जैसे टॉपिक का लैंग्वेज होगा वैसे आपके चैप्टर्स होंगे। तो इनके टॉपिक में मोटा मोटा क्या ये स्ट्रेस दे रही हैं, प्रॉप्स की इफिकेसी को। लेकिन दूसरा कंसेप्ट क्या है, टू अटेन द स्टडीनेस, है ना, ऑफ द आसना, हैप्पीनेस ऑफ द आसना, कैसे आप लंबे समय तक उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉप्स। तो इस तरीके से आप जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उस इंपॉर्टेंट को या उस बर्निंग इश्यूज को आप अपने नीड ऑफ स्टडी में भी रखेंगे, उसको अपने इंट्रोडक्शन के टॉपिक में भी रखेंगे। जब आप दूसरा चैप्टर रिव्यू भी लिखेंगे तो रिव्यू में भी आपका ध्यान रहे कि आपको प्रॉप्स के साथ साथ ही रिव्यू करना है, जहां जहां प्रॉप्स का यूज किया हुआ, जहां प्रॉप्स पे आर्टिकल हो, प्रॉप्स पे थेरेपी हो, प्रॉप्स के साथ और भी। तो अलग डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट है ना प्रोफेशंस में कैसे इनका यूज किए हुए होंगे, काफी लोग किए होंगे। आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में प्रॉप्स के इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में, प्रॉप्स के ब्यूटी के बारे में, प्रॉप्स का स्ट्रक्चर ये पूरा बताने की कोशिश करेंगे। और फोर्थ चैप्टर में रिलेशन ऑफ प्रॉप्स टू अटेन द स्थिर सुखम आसनम। या तो वो चाहे तो फोर्थ चैप्टर में आसन के बारे में बता सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यदि इनका गाइड होता तो मैं इनको ये कहता कि आप फोर्थ चैप्टर में ही आप इसको कंबाइन करके बड़ा बनाइए कि हाउ टू यूज एंड हाउ टू व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉप्स टू अटेन द स्थिर सुखम आसनम, है ना। तो आप एक एक तरीके से कि जैसे प्रॉप्स कई हैं, लेट के भी हो सकते हैं, बैठ के भी हो सकते हैं, खड़े के भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हैं। तो हर एक पोस्चर्स के अकॉर्डिंग प्रॉप्स, और कैसे आप मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी अलाइनमेंट को भी साथ साथ में ऐड करते हो, आप उसको अटेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं और पांचवें चैप्टर में आप अपना कंक्लूजन कह के अपनी बात कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बातें की है। आई होप कि थोड़ा कुछ समझ में आया है। शांति पाठ के लिए तैयार होते हैं। मैं अभी भी कैंपस में हूँ और मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर बाहर निकलो, सर बंद करना है सर। तो मैं अब जा रहा हूँ। और जो भी बातें हैं, सर हाउ मच टाइम, अच्छा एक ही बात पूछा क्या, फास्टिंग मस्ट बी इन पुराण। हाँ ढूंढ लो, पुराण में भी मिल जाएगा सर। मेरा तो लेकिन उपनिषदों में लिखा हुआ है। अरे तो ढूंढ लो, पुराणों में भी ढूंढ लेना। पुराण भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसमें। हाँ तो अरे इंट्रोडक्शन लिखोगे तो अब लकीर के फकीर थोड़ी ना कि उपनिषद कह दिए तो उपनिषद में ही घुसे पड़े रहोगे। पुराण भी हैं, आरण्यक भी हैं, लेकिन भगवद गीता में थोड़ा डाल दो इसमें, चलेगा? अरे सब चलेगा मैडम जी, आप तनाव बस मत दो लीजिएगा, लाइन डाल चलेगा देंगे सब। इसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा उपनिषद टॉपिक है। को जस्टिफाइड करते हुए काम करना है। टॉपिक हाँ। क्या है, उपनिषदों में है। हाँ भले आप लिखिएगा इधर उधर का, लेकिन उपनिषद आने चाहिए कुल मिला के। वो करूंगी मैं, ट्राई करूंगी। हाँ बस यही सुनना था, कर लूंगी और हाँ यही सर, होना कोशिश चाहिए। करूंगी मैक्सिमम जितना हो सके वो उपनिषद से ही डालूंगी। नहीं मिला तो 2-3 लाइन कहीं से और भी ऐड कर दूंगी बस। ओके, थैंक यू सर। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you sir. very much, sir. Good night, sir. सर Thank बहुत you. अच्छे से समझाया, थैंक यू Yes, सो मच sir. सर। Very much. Thank you, धन्यवाद sir. सर। Sir, thank you for your time, जी, sir. थैंक यू सर। थैंक यू जी। बालाजी आदेश करिए, चलें। थैंक यू सो मच सर, एंड वेरी गुड। आप लास्ट में रिक्वेस्ट इतनी आई तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से फिर से समझाया। आई थिंक इट वाज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम। Namaste, sir. Thank you.